तो अभी तक फाउंडेशन में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, राइट? फाउंडेशन में सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम वापस ओपन स्टैक के टॉपिक पे आते हैं। तो शायद दीपक ने बोला था कि क्या कहते हैं, मुझे नोवा का कॉल फ्लो दोबारा से समझना है। तो नोवा का कॉल फ्लो को बताने के लिए मेरे पास एक पीपीटी है। मैं सोचा आज उस पीपीटी से डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो ये मेरी ना पुरानी पीपीटी है। तो मैंने सोचा कि ये वाली इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नोवा से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आज हम वापस ओपन स्टैक का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये पहले जो मैंने क्लासेस लिया था उसके अंदर मैंने यूज़ किया था। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर में अगर आप ट्रिपल ओ के थ्रू जा रहे हो तो एक कंट्रोलर नोड होता है, एक कंप्यूट। चाहे ट्रिपल ओ से जाओ या कैसे भी जाओ, देखो ट्रिपल ओ इज जस्ट अ लाइफ साइकिल मैनेजर, ठीक है? ओपन स्टैक एनवायरनमेंट जब आप डिप्लॉय करते हो अपने कस्टमर एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे जो नोड्स होती हैं उनके बेसिकली रोल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है? तो सबसे मेन जो पहली नोड होती है कंट्रोलर, ठीक है? इसमें इस कंट्रोलर में आप तीन तीन के साथ शुरू करते हो, फिर आपके कंप्यूट होते हैं जिसके ऊपर आपके कंप्यूट वीएम्स चलती हैं। एंड देन एक आपका स्टोरेज नोड होता है जिससे आपको स्टोरेज मिलता है, ठीक है? नेटवर्क नोड भी हो सकता है अगर आप नेटवर्किंग को सेपरेट करना चाहते हो, अगर आप इसके इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर नेटवर्किंग के लिए अलग से नोड बनाई जाती है। अगर आप ओपन स्टैक मैनेज नेटवर्क क्रिएट करते हो जिसे हम एसडीएन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, तो उस केस में आप नेटवर्किंग की एक नोड बना सकते हो, ठीक है? हाई लेवल पे है ये, ठीक है? लो लेवल पे भी मैं और बात करूंगा। ओपन स्टैक के डिप्लॉयमेंट के मेथड्स की बात हुई है तो अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे मान लो कि ओपन स्टैक डिप्लॉय करना चाहते हो तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि इतना तो रिसोर्सेज आपको चाहिए ही चाहिए ओपन स्टैक डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है? जिसमें जो कंट्रोलर नोड होती है उसको एक से दो सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट है कंट्रोलर की खुद की फंक्शनैलिटी के लिए, करेक्ट? इसके ऊपर आप जितना बड़ा आर्किटेक्चर बनाते हो या जितने आप रिसोर्सेज रखते हो वो एक्स्ट्रा वेलकम होता है। पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो इसको चाहिए ही चाहिए। कंट्रोलर को कितना रैम चाहिए होता है? मिनिमम 8 जीबी रैम चाहिए होता है, ठीक है? स्टोरेज 100 जीबी का स्टोरेज चाहिए होता है और दो निक कार्ड चाहिए। दो निक कार्ड लगते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे दो निक कार्ड हो गए। कंप्यूट को चाहिए होते हैं 2 से 4 सीपीयू। अब देखो 2 से 4 सीपीयू जो है वो कंप्यूट की खुद की फंक्शनैलिटी के लिए। और ये मैं बात करूँ पर नोड। पर नोड मतलब अगर आपके पास 10 कंप्यूट है तो हर एक नोड का सीपीयू की बात हो रही है। 2 से 4 के बीच में हो सकता है। प्लस का जो साइन है उसका मतलब ये है कि क्योंकि आपको इसके ऊपर वीएम्स भी चलानी है, ठीक है? आपको इसके ऊपर टेनेंट्स भी रन करना है। तो डेफिनेटली आपके पास इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 8 प्लस जीबी ऑफ रैम होना चाहिए, 100 जीबी प्लस जीबी ऑफ स्टोरेज होना चाहिए और दो निक कार्ड होने चाहिए। कंट्रोलर और कंप्यूट के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो निक कार्ड यूज होते हैं, ठीक है? एक होता है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए और एक होता है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। एक ब्लॉक स्टोरेज नोड होती है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड होती है। ये आप डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का स्टोरेज सर्विस लेना चाह रहे हो। ब्लॉक स्टोरेज के लिए अलग से नोड लगती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए अलग से नोड लगती है, ठीक है? ये ऑप्शनल है, डिपेंडिंग कि आप अपने सिस्टम में सोल्यूशन में चाहते हो। अगर आप इतना कि स्टोरेज अलग से रखना है तो आप कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी है कंट्रोलर और मैंडेटरी है आपका कंप्यूट। ये दोनों जरूरी होंगे। ये इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिसोर्सेज। इसके ऊपर जब आप जो भी सोल्यूशन बनाओगे आप उतना एक्स्ट्रा डाल सकते हो। एक बार मैंने आपसे पता है या तो क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोलर पे कौन सी सर्विस चलती है, कंप्यूटर पे कौन सी सर्विस चलती है। उस टाइम पे मिक्स आंसर मिले थे, तो उस टाइम मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो आइडेंटिटी जो सर्विस होती है, अब देखो आप हाई लेवल पे ओपन स्टैक की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? आपको मैंने शुरू में भी सर्विसेज के बारे में बताया था कि ओपन स्टैक में कितनी सर्विसेज हैं। आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है जिसमें कि आपका कीस्टोन होता है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक सर्विस है, कीस्टोन जो है वो प्रोजेक्ट का नाम है। तो अगर आप ओपन स्टैक में देखोगे तो उसे कीस्टोन बोलेंगे। अगर यही सेम आइडेंटिटी मैनेजमेंट आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो उसका कुछ और नाम होगा, जैसे कि एडब्ल्यूएस पे इसको किसी और नाम से बोलते हैं। इमेज सर्विसेज को ओपन स्टैक में ग्लैंस बोलते हैं। अगर आप क्या कहते हैं अमेजोन पे जाओगे या कहीं और जाओगे तो वहाँ पे इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। इसका अलग नाम होगा कंपोनेंट का। सिमिलरली जो कंप्यूट होता है, अब क्या होता है कि नोवा एक ऐसी सर्विस है जो कंप्यूटर में इन्वॉल्व होती है, राइट? तो कंट्रोलर नोड के ऊपर नोवा क्या इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, दैट्स द क्वेश्चन।
कंट्रोलर नोड के ऊपर नोवा का एक पार्ट डिप्लॉय होता है, मतलब कि नोवा एक कलेक्शन ऑफ सर्विसेज है, सब सर्विसेज। उसमें से जो मैनेजमेंट लेयर होती है वो आपका कंट्रोलर पे होता है, और जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन लेयर होती है वो आपका कंप्यूटर पे होता है। सिमिलरली आपका नेटवर्किंग भी यही होता है। जो मैनेजमेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग का, वो आपका चलता है कंट्रोलर पे, और जो उसकी जो एक्चुअल जो नेटवर्किंग सर्विसेज होती हैं वो आपकी चलती है कंप्यूट नोड पे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ तो नेटवर्किंग सर्विसेज का अगर आप डीएचसीपी इनेबल करते हो अपने नेटवर्क के अंदर, तो जो डीएचसीपी का जो एजेंट है वो आपके कंट्रोलर पे चलता है। क्यों? क्योंकि डीएचसीपी का काम क्या होता है, आईपी एलोकेट करना। तो वो आपका चलेगा नेटवर्क कंट्रोलर नोड के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअली जो नेटवर्क के जो ब्रिजेस होते हैं वो सब कुछ सर्विसेज आपकी है वो कंप्यूटर नोड पे चलती है। डैशबोर्ड जो आप देखते हो होराइजन, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्टैक में हम उसको होराइजन बोलते हैं, वो भी आपका कंट्रोलर पे चलता है। डेटाबेस, अगर आप, दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो ये डेटाबेस भी आपका जो है क्या कहते हैं कंट्रोलर पे चलता है। मैसेजिंग क्यू जो है रैबिट एमक्यू, ये भी आपका क्या कहते हैं ये अक्रॉस चलता है। एनटीपी होता है, एनटीपी टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस हीट की बात किया तो ये भी आपका कंट्रोलर पे चलता है। और टेलीमेट्री जो है वो, ये भी आपका क्या कहते हैं कंट्रोलर पे चलता है। अब ये कहा गया है कि मिनिमम 3 नोड्स जो है होने चाहिए अगर आपको ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है। तो कंट्रोलर के आपके पास 3 नोड होने चाहिए मिनिमम। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्लस्टरिंग का एक रूल होता है कि जब आप क्लस्टर क्रिएट करते हो तो उस क्लस्टर में आपको कम से कम 3 नोड लेने होते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, डिटेल में समझा दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। अब कंप्यूट नोड पे अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूट नोड के ऊपर आपका क्या कहते हैं कि क्या क्या सर्विसेज होती है ओपन स्टैक की। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ओपन स्टैक की कौन सी सर्विस कहाँ चलती है, ठीक है। तभी आप उसको पढ़ पाओगे या ट्रबल शूट कर पाओगे। अब मैंने आपको कंट्रोलर तो बता दिया, अगर आप कंट्रोलर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज दिख रही हैं, जिसमें आपको कंट्रोलर पे क्या क्या चल रहा है ओपन स्टैक का ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइडेंटिटी से लेके इमेज से लेके मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूट, मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्किंग, डैशबोर्ड, डेटाबेस, मैसेजिंग क्यू, एनटीपी, ऑर्केस्ट्रेशन, टेलीमेट्री, ये सब कुछ आपका जो है क्या कहते हैं कंट्रोलर पे चलता है। तो कंप्यूट पे क्या चलता है, जब मैंने आपको शुरू में ये सब बताया था कि जो ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, चाहे ओपन स्टैक हो गया या कोई भी हो गया या मान लो अमेजोन का भी क्लाउड हो गया, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, मेन पर्पस ये है कि हमको एक्चुअली में जो कंप्यूट नोड्स हैं उनके ऊपर वीएम चलानी है। यही हमारा कोर कोर यूज केस है कि हमें वीएम चलानी है, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए आपने ओपन स्टैक को सिलेक्ट किया, आपने वीएम्स को मैनेज करने के लिए आपने एडब्ल्यूएस को सिलेक्ट किया, चाहे आपने एज्योर को सिलेक्ट किया, चाहे आपने जो भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या होते हैं कि वो डेफिनेटली हर एक नोड पे डिप्लॉय होंगे, क्योंकि उनको एक क्लस्टर बनाना होगा। अब मान लो कि अगर लेट्स से कि अगर मैं कंप्यूट नोड्स है जिनके ऊपर मैं एक्चुअली वीएम चला रहा हूँ, और वहाँ पे अगर मेरे मान लो ओपन स्टैक है और उसके ही सॉफ्टवेयर इतने हैवी लोडेड हो जाए कि मुझे रिसोर्सेज ही ना मिले कि मैं अपने एक्चुअल वीएम्स को चला पाऊँ। तो इस चीज़ के लिए हमेशा इंश्योर किया जाता है कि हमने पूरे के पूरे क्लस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 जोन्स में। एक होता है कंट्रोलर जोन और एक होता है आपका कंप्यूट जोन, या कंप्यूट प्लेन बोल लो, और कंट्रोलर प्लेन। इसमें क्या होता है, कंट्रोलर प्लेन में आपकी सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, अगर ओपन स्टैक है तो ओपन स्टैक की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो सब कुछ आपके कंट्रोलर पे चलेगी। कंप्यूट को फ्री रखा जाता है कि उसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम सर्विसेज रखी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं, सो दैट आपके वीएम्स वहाँ पे प्रॉपरली चल सकें और प्लेटफॉर्म इंटरफेयर ना करे। लेट्स से कि आपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर आप वीएम चला रहे हो, लेकिन आप जो क्लाउड का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर इतना हैवी है या वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि वो रिसोर्सेज को खुद ही कंज्यूम कर ले रहा है। देन आपका जो होल सोल पर्पस होता है कि मुझे वीएम चलानी है अपने हार्डवेयर के ऊपर, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इसलिए मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है। अब हाइपरवाइजर देखो, कोर सर्विस है, आपको पता है कि हाइपरवाइजर इज अ कोर सर्विस जिसके थ्रू आपका वीएम जो है वो लॉन्च होता है, करेक्ट। पर ये जो हाइपरवाइजर है, अब मैंने आपको बोला कि ओपन स्टैक में नोवा कंप्यूट सर्विस होती है, तो डेफिनेटली जो ये हाइपरवाइजर है वो नोवा को बिलोंग करेगा। अब नोवा एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, नोवा के मल्टीपल सर्विसेज होती है, ठीक है। नोवा के मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो वो सब कुछ जो है, जो कंप्यूट पे आपका क्या चलेगा, कंप्यूट पे केवल और केवल हाइपरवाइजर रिलेटेड सर्विस चलती है नोवा की, ठीक है। अब ऐसी बात करोगे नेटवर्किंग सर्विसेज जो आपकी होती है, तो जो नेटवर्किंग होता है वो आपका मेन जो नेटवर्क क्रिएट होता है और सिक्योरिटी ग्रुप होता है, वो सब कुछ आपका कंप्यूट नोड पे चलता है। लेकिन इसके अलावा मान लो डीएचसीपी है, या मान लो एजेंट है, या आपको मान लो नेटवर्क को मैनेज करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, ये सब जो टास्क होते हैं ये सब कुछ आप कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए जो सर्विसेज होती हैं वो पार्शियली डिवाइड हो जाती हैं।
नोवा की नेटवर्क के लिए न्यूट्रॉन की सर्विस, या आप स्टोरेज की इन सब सर्विसेज की बात करोगे तो इनके कुछ पार्ट जो है वो कंप्यूट पे चलते हैं, मिनिमम पार्ट। और मेजोरिटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेयर्स होती है वो आपकी कंट्रोलर पे चलती है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा, ये आप इस पर भी मत जाओ। ये ओपन स्टैक की साइट के हिसाब से मिनिमम डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है, कि अगर आप बोलते हो कि मुझे एक ओपन स्टैक का क्लस्टर बनाना है तो आपको कितने सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज याद रखना, ओपन स्टैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जो उसका जो पर्पज होता है, आप क्यों ओपन स्टैक यूज करते हो, क्योंकि आपको हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करना होता है। तो ऑब्वियसली जो ओपन स्टैक की डिप्लॉयमेंट है वो हार्डवेयर के ऊपर होती है, बेयर मेटल पे। कोई अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इन केस मैं इसको वीएम के ऊपर चला सकता हूँ, देखो वीएम के ऊपर आप ओपन स्टैक चला सकते हो, ठीक है, डिप्लॉयमेंट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या प्रोडक्शन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, कि आप एक ऑलरेडी वीएम के ऊपर एक ओपन स्टैक चला रहे हो। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन नहीं होता। ओपन स्टैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर पे डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि उसका पर्पज यही होता है कि हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके उसमें वीएम्स को लॉन्च करानी है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ओपन स्टैक की जो डिप्लॉयमेंट होती है वीएम्स के ऊपर वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होती है। मान लो आपको ओपन स्टैक सीखना है या आपको ओपन स्टैक में कुछ डेवलपमेंट करनी है, इन दैट केस आप क्या कहते हैं, ओपन स्टैक को वीएम पे डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप पे ओपन स्टैक डिप्लॉय कर सकते हो। आप जो ओपन स्टैक डिप्लॉय करो वो सिर्फ लर्निंग के लिए है, परफॉर्मेंस नहीं आएगी उसमें। हो सकता है कि आपकी वीएम्स ओपन स्टैक ही प्रॉपरली ना चले, क्यों, क्योंकि आपके लैपटॉप में बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही होंगी। हो सकता है कि आपने कोई ब्राउजर खोल रखा होगा, हो सकता है आपने कोई आउटलुक खोल रखा होगा, आउटलुक ऐप यूज कर रहे होगे। तो उस केस में आपका जो ओपन स्टैक का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये इश्यूज आते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड, इसीलिए हमेशा बेयर मेटल पर डिप्लॉय किया जाता है। बट ये लर्निंग के लिए हम इसको वीएम के ऊपर भी डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो हो गई बात कि किस किस नोड के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ देखोगे ये स्टोरेज नोड है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था तीन तरीके की सर्विसेज होती है स्टोरेज की, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें इरेस्पेक्टिव कि आप क्या हार्डवेयर ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिंपली फाइल सिस्टम क्रिएट होकर आप फाइल सिस्टम एक्सपोज करते हो। तो जब आप फाइल सिस्टम बना के एक्सपोज करते हो बाहर तो वो फाइल सर्विस कहलाता है। ब्लॉक और ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है जिसमें आप रॉ फॉर्म में डिस्क को लेते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर अपना फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो और फिर आप उसको यूज करते हो। तो इसे हम बोलते हैं रॉ फॉर्म में यूज करना। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो ब्लॉक स्टोरेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। ब्लॉक स्टोरेज बनाने के लिए आपको चाहिए होती है एक्चुअल डिस्क, जिसके ऊपर कि आप ब्लॉक और फाइल सिस्टम बनाओगे ओपन स्टैक से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद डेटा ट्रैफिक फ्लो टुवर्ड्स कंप्यूट इज डन ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस। मतलब ये कि आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ मिनिमम वन नोड से शुरू हो रहा है। अगर आप मेरी पुरानी नोट्स को देखोगे तो मैंने आपको जब भी स्टोरेज सिस्टम दिखाया है चेसिस वाला, उसके साथ मैंने एक सर्वर कनेक्ट करके दिखाया है और ये भी बोला था कि बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम होता है, थिन लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। बट वो एक सर्वर होता है, एक मिनिमम सा सर्वर, जिसका काम होता है कि जितने भी हार्ड डिस्क उस चेसिस के अंदर है उन सबको एक्सपोज करे आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। सेफ का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, CEPS सेफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस हार्डवेयर के ऊपर जो सर्वर होता है, और उसके बाद वो आपको फिर आउटसाइड जो है एक्सपोज करेगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। तो आपको एक मिनिमम एक नोड चाहिए होता है, एक नोड का मतलब होता है एक सर्वर। अब इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आप इसको रिडंडेंसी बनाना चाहते हो। उसके बाद जो कनेक्टिविटी होती है इस स्टोरेज की, ये कनेक्टिविटी आपके ओपन स्टैक के साथ कैसे होती है, वाया ईथरनेट केबल। और अभी तक मैंने आपको जितने भी स्टोरेज सोल्यूशन बताए थे उनकी जो फिजिकल केबलिंग है वो मैंने आपको कैसे बताया था, वो मैंने आपको बताया था वाया फाइबर केबल। तो ये कैसे डिफरेंट हो गया पुराने वाले से, या तो मैंने पहले गलत बताया या मैं अब गलत बोल रहा हूँ। तो देखो, जो स्टोरेज होता है, थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ स्टोरेज के ऊपर, ये जो स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें आपकी बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है। ठीक है, इसकी एक ओवरऑल कैपेसिटी होती है, मान लो कि लेट्स से कि ये 500 TB का है। आपने एक स्टोरेज कनेक्ट किया 500 TB का। अब आपको इस स्टोरेज को ओपन स्टैक के क्लस्टर के साथ इंटीग्रेट करना है। अब ओपन स्टैक के क्लस्टर में क्या होगा, कंट्रोलर होगा। ठीक है, फर्स्ट थ्री नोड्स जो है वो कंट्रोलर का रोल प्ले करेंगे, तो इसको हम कंट्रोलर बोलेंगे। बाकी के जो नोड्स होंगे उनको आप कंप्यूट बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गए मेरे कंप्यूट। अब इन कंप्यूटर्स के ऊपर आपको वीएम चलानी है, इन कंप्यूटर्स पे आपके वीएम चलनी है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो स्टोरेज मैंने बनाया है, ये वाला स्टोरेज, इस स्टोरेज को मैं कैसे इंटीग्रेट करूं अपने ओपन स्टैक के साथ।
क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी वीएम्स यहाँ पे चलेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक वीएम चला रहा हूँ, एक वीएम है मेरा, इस वीएम पे जो स्टोरेज कनेक्ट होगा वो यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। अब वो कैसे आएगा? यहाँ जो ये हार्डवेयर है, ये सिंपल हार्डवेयर, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया। एक हार्ड डिस्क में अगर आपको दे दूँ तो आपको उसको कनेक्ट करने के लिए कोई लैपटॉप चाहिए। अगर आप लैपटॉप कनेक्ट नहीं करते हो या आप अपने मोबाइल से पेन ड्राइव्स के थ्रू या जैसे मतलब जिसकी भी केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं करते हो, तो तब तक वो जो स्टोरेज है वो यूजलेस है, जब तक कि इसके साथ एक कंप्यूट ऐड नहीं होगा। यहाँ पे एक कंप्यूट ऐड होगा। ऑब्वियसली वो इतना पावरफुल नहीं होगा जितना नॉर्मली आप कंट्रोलर और कंप्यूट को रखते हो बाकी के सारे, बट यहाँ पे एक कंप्यूटर आप ऐड करोगे। इस कंप्यूटर का काम क्या होता है कि ये बैकएंड में इस स्टोरेज से कनेक्टेड होता है। कैसे? वाया फाइबर केबल, फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये जो आप ओवरऑल जो डिजाइन देख रहे हो, ये एक तरीके से अब आपका क्या बन गया, एक एक तरीके से ये लेट्स से कि ये एक सिंगल यूनिट बन गया, क्योंकि जब बाहर से कोई भी देखेगा तो उसको एक सिंगल यूनिट दिखाई देगा। तो आप अगर बाहर से देखते हो तो आप यह क्या बोलते हो उसको, स्टोरेज सर्वर। इसको आप कहते हो स्टोरेज सर्वर। बट आप अगर लो लेवल पे इसको देखोगे तो ये स्टोरेज सर्वर एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है। एक सर्वर है यहाँ पे और एक चेसिस है स्टोरेज की। ये दोनों इंटीग्रेटेड है वाया फाइबर केबल, और ये एक्सपोज हो रहा है आउटसाइड में आपके स्टोरेज, आपके क्या कहते हैं सिस्टम के ऊपर, जो आपके कंप्यूटर नोड्स है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज करता है, तो अब यहाँ मैंने आपको भी क्या बोला कि मिनिमम एक ईथरनेट केबल होती है। तो ये एक ईथरनेट केबल, आप एक ईथरनेट केबल को कितने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने ओपन स्टैक में, और आपके तो ओपन स्टैक का क्लस्टर बहुत बड़ा होगा। दैट मीन्स कि आप इतने सारे नोड्स के साथ एक सिंगल केबल को कनेक्ट नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक स्विच हो। तो यहाँ पे आपके पास एक स्विच होगा, ठीक है। इस स्विच की हेल्प से आप अपने सारे नोड्स को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या हो गया कि आपके हर एक कंप्यूट नोड के पास एक एक्सेस आ गया वाया इस स्विच के थ्रू यहाँ पे। और ये ईथरनेट है, देखो ईथरनेट होता है। और ये ईथरनेट पे आपको पता है ईथरनेट पे स्पीड कितनी आती है? ईथरनेट पे 10 Gbps तक की स्पीड आती है। और आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे केबलिंग्स की टेक्नोलॉजी आ रही है। आजकल फाइबर पोर्ट्स भी आने लगे हैं सर्वर्स के साथ। मतलब कि आप चाहे तो यहाँ से इस ईथरनेट, इवन दो इसमें आपको 10 Gbps की स्पीड मिलती है, सर्वर पे भी फाइबर पोर्ट आते हैं जो सर्वर से सर्वर को आप ये फाइबर स्विच आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो स्विच होते हैं वो आपके नॉर्मल क्या कहते हैं, जो फाइबर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्पीड आपकी जो 10 Gbps है उसको आप 100 से भी ऊपर लेके जा सकते हो। ये 10 GB से भी ज़्यादा दे सकता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करते हो तो मान लो लेट्स से कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूँ। आपने 5G में कितनी स्पीड देखी है डेटा ट्रांसफर की? डेटा ट्रांसफर की स्पीड जनरली आपको कितनी मिलती है? एमबीज में मिलती है, राइट। लेकिन ये आपको डेटा ट्रांसफर दे रहा है जीबीज में, जीबी पर सेकेंड। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है कि एक ईथरनेट केबल, एक ईथरनेट केबल 10 GB की स्पीड कैसे दे सकता है? ये 10 GB की स्पीड इसलिए दे सकता है क्योंकि ये आप यहाँ पे इसको एज अ नेटवर्क, वाया नेटवर्क यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये यहाँ पे, ये ऑलरेडी क्या कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज कैसा होता है? जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, जिसको कि हम एसडीएन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, इसको हम एसडीएन बोलते हैं। ऐसे ही आपका ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज है। तो ये, अब मैं वर्ड नहीं दे रहा हूँ, देखो ये मैं मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको आप गूगल पे मत ढूंढना या मेरे को मत कंप्लेन करना कि ये आपने वर्ड कहाँ से ऐसे ही बना के दे दिया। ये मैं खुद से बना के दे रहा हूँ कि चलो इसे लेट्स से सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, एसडीएस। वैसे तो इसका अलग नाम होता है, कुछ होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज बोलता हूँ या सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज। ये दोनों जो हैं टेक्नोलॉजीज, ये क्या करते हैं कि ये नेटवर्किंग को यूज करते हैं, इस RJ45 केबल को यूज कर रहे हैं, इस केबल को, जो कि बेसिकली एक RJ45 है। अब जिन लोगों को नहीं पता है RJ45 केबल, मैं बता देता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे कभी भी कंप्यूटर पे एक केबल कनेक्ट किया होगा जो पीली नीली कलर की, हरे रंग की, अलग अलग कलर्स की होती है। वो केबल्स जो होती हैं, वो बेसिकली उनको हम RJ45 बोलते हैं। जिसमें पोर्ट्स होते हैं, आपके लैपटॉप में भी एक पोर्ट होता है जिसमें आप एक एंड कनेक्ट करते हो और दूसरा एंड आप अपने
क्या कहते हैं, नेटवर्क स्विच में कनेक्ट करते हो। जहां भी जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आप लैन केबल कैसे लगाते हो, अपने लैपटॉप पे लगाते हो, और दूसरा आप कहाँ लगाते हो, पोर्ट पे। वो जो पोर्ट होता है बेसिकली वो स्विच होता है, ठीक है, उसको स्विच बोलते हैं। तो इस केबल के थ्रू आप नॉर्मली अगर आप इंटरनेट पे देखते हो तो नॉर्मली आप केबल के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफर अचीव कर सकते हो। आप जनरली जो डेटा ट्रांसफर होता है आपका, डेटा ट्रांसफर, वो होता है आपका अराउंड कितना एमबीपीएस में होता है, ठीक है। लेकिन जीबीपीएस में आपको इस केबल पे तभी मिल सकता है जब आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे आप जो ये कंप्यूट देख रहे हो, ये जो सर्वर देख रहे हो, इस सर्वर में आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स स्टोरेज सॉफ्टवेयर। तो अब ये ओपन सोर्स स्टोरेज सॉफ्टवेयर देखो बेसिकली क्या करता है। ये आपका यहाँ जो पीछे बैकग्राउंड में जो इसके जो हार्डवेयर कनेक्टेड है स्टोरेज का, इसको ये वाया नेटवर्किंग केबल वाया RJ45 एक्सपोज करता है ओपन स्टैक के कंप्यूट नोड्स के साथ ऑन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि स्टोरेज सर्वर अगर आपको ब्लॉक का बनाना है और आपको अगर ऑब्जेक्ट का बनाना है तो आपको दो अलग अलग सर्वर डिप्लॉय करने पड़ते हैं। मतलब ये कि एक स्टोरेज आपका होगा जो ब्लॉक के लिए काम करेगा, और एक स्टोरेज होगा जो कि आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। दो डिफरेंट टाइप की स्टोरेज की तरीके होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो डेटा होता है ना, स्टोरेज डेटा स्टोरेज का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो डेटा स्टोरेज का है कि आप कैसे डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। फाइल सिस्टम दोनों में बनता है। तीसरा जो मैंने आपको टाइप बताया था कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये फाइल सिस्टम भी क्रिएट करके देता है। तो इसी वाले ब्लॉक स्टोरेज सर्वर पे, इसी वाले ब्लॉक स्टोरेज सर्वर से आप दो तरीके की सर्विस निकाल सकते हो। एक आप निकाल सकते हो ब्लॉक, और दूसरा आप निकाल सकते हो वो फाइल सिस्टम। तो इस तरीके से आपका स्टोरेज जो है वो ओपन स्टैक के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। ऐसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो हाई लेवल पे मैं सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर लेवल पे अभी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया कि क्या कंपोनेंट है, क्या सर्विसेज है। मैं आपको सिर्फ केबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे एक केबल जो है वो आपके ओपन स्टैक के साथ कनेक्ट होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल वन। अब देखो, यहाँ मैंने आपको बताया नोड्स के बारे में, ठीक है। ये ट्रिपल ओ देखो एक मेथड है ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने का, ठीक है। मैं अभी ओपन इसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ओपन स्टैक की जो सर्विसेज होती हैं अब आप उनको समझो। ओपन स्टैक में जो सर्विसेज होती हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ये जो है ये देखो कम्युनिकेशन डायग्राम है कि ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैसेजिंग क्यू। अब मैसेजिंग क्यू क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करता है एक मीडिएटर की हेल्प से। तो ये जो मैसेजिंग क्यू है इसका रोल क्या है? ये मैसेजिंग क्यू, देखो पहली बात तो ये स्टेटलेस होता है। जो रैबिट एमक्यू है एक एग्जांपल है, रैबिट एमक्यू एक ओपन सोर्स मैसेजिंग क्यू है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजिंग क्यू आप यूज कर सकते हो, और ओपन स्टैक कम्युनिटी ने बाउंडेशन नहीं लगाई है कि अगर आप अपना खुद का ओपन स्टैक बनाते हो तो अगर आपकी चॉइस है कि आप रैबिट एमक्यू को यूज करना चाहते हो या आप इसकी जगह कोई दूसरी मैसेजिंग क्यू को यूज करना चाहते हो, लेकिन वो मैसेजिंग क्यू एडवांस होनी चाहिए। एडवांस का मतलब क्या होता है कि देखो, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सारे कंपोनेंट जो सर्विसेज हैं, अब देखो मैं सर्विसेज बोलूंगा, जस्ट लेट से कि आपने होराइजन की GUI को खोला, ठीक है। अब जब आपने होराइजन का यूआरएल अपने ब्राउजर में डाला तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुल के आया, ठीक है। पेज क्या खुल के आया? ओपन स्टैक का यूजर नेम पासवर्ड। आपने उसमें जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड डाला, अब ये सर्विस सबसे पहली फ्रंट एंड है, ठीक है, यूजर के लिए। होराइजन की GUI जैसे ही आपने यूआरएल एंटर किया, यूआरएल खोला, आपके सामने एक यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन आया। आपने उसमें यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही डाला, उसी टाइम पे ही कोई बैकग्राउंड में उसे ऑथेंटिकेट करता है। अब वो कौन करता है? कीस्टोन। कीस्टोन का काम होता है ऑथराइज करना कि आप जो लॉगिन कर रहे हो वो आपका यूजर करेक्ट है या नहीं है, और यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। जब वो यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो वो क्या करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग आपको पेज खोलेगा और वहां पे आपको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि होराइजन ने किससे बात किया? कीस्टोन से। सिमिलरली जब आपने GUI खोल लिया, अब आपकी GUI खुल चुकी है, अब आपने जाके वहाँ पे नोवा पे जाके अपने कंप्यूट देखे कि कितने मेरे VM चल रहे हैं।
तो आप उसमें गए इंस्टेंस पे जाके आपने वहाँ पे क्लिक किया। तो जब आपने वहाँ पे वीएम्स देखी, तो वो आपको, आपने किससे बात किया, आपने नोवा से इंटरेक्ट किया है। तो उस केस में होराइजन जो है वो नोवा से बात कर रहा है। अब एक चीज याद रखना कि नोवा जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है। नोवा सर्विस जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिसमें से सबसे पहला होता है नोवा एपीआई, ठीक है। और सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका नोवा कंप्यूट। नोवा कंप्यूट वो सर्विस है जो कि हाइपरवाइजर से बात करता है, और नोवा एपीआई फ्रंट एंड कम्युनिकेटर है जो कि होराइजन को नोवा से बात कराता है। अगर मान लो होराइजन को नोवा से बात करना है, या होराइजन को कीस्टोन से बात करना है, होराइजन को न्यूट्रॉन से बात करना है, ग्लैंस से बात करना है, सिंडर से बात करना है, जिससे भी बात करना है, सब लोगों को एक प्रॉपर, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ओपन स्टैक में जो सर्विसेज होती हैं वो मोस्टली एक प्रिंसिपल फॉलो करती है, जो कि मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको सिर्फ एक एरो डायग्राम बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कंपोनेंट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, कम्युनिकेशन। होराइजन को कीस्टोन से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। वो कैसे जाएगा, वो वाया मैसेजिंग क्यू जाएगा। अब मैसेजिंग क्यू क्या होती है, एक तरीके से बस होती है। अब देखो बस, आपने देखा होगा कि जो बस या कैब होती है वो दिन भर चलती रहती है। जब वो बस स्टार्ट होती है उसमें लोग आते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते हैं, लेकिन बस चलती रहती है, फिर बस में कोई दूसरा चढ़ता है और फिर वो उतर जाता है। दैट मीन्स कि जो मैसेजिंग क्यू होता है, इसका भी कुछ ऐसा ही काम होता है। इसके पास रिक्वेस्ट आती है और वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करवाता है। तो लेट्स से कि होराइजन को नोवा से बात करनी है, तो मैसेजिंग क्यू क्या करेगा, एक साइड पे वो होराइजन से कम्युनिकेट करता है, दूसरे एंड पे वो नोवा एपीआई से कम्युनिकेट करता है, और इस तरीके से वो एक कम्युनिकेशन का फ्लो बनाता है। और ये एक स्टेटलेस सर्विस है। स्टेटलेस का मतलब ये है कि अगर होराइजन और नोवा एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन टूट गया, तो जो लास्ट जो भी कम्युनिकेशन हुआ था वो आपको रिट्राई करना पड़ेगा। आपने देखा है कि कभी, जैसे मान लो कि आपने लेट्स से कि आपने क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक करते करते आपका बीच में कनेक्शन टूट गया। तो जब आपका कनेक्शन टूटता है तो क्या होता है, आपको दोबारा से रिट्राई करना पड़ता है। मान लो आपने इंस्टेंस, आप देख रहे थे, आपने यूआरएल ओपन किया और आपने इंस्टेंस पे जाके अपना वीएम चेक कर रहे थे, अचानक आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोबारा से रिट्राई करना पड़ता है। और जब आप दोबारा रिट्राई करते हो तो वो आपको सेम इंस्टेंस पे नहीं ले जाता है, वो कहाँ लेके जाता है, फिर वापस आपको मेन पेज पे लाता है। हाँ, ऑथराइजेशन एक अलग चीज़ है कि वो दोबारा ऑथराइजेशन मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो कीस्टोन के ऊपर होता है कि वो दोबारा ऑथराइज करेगा नहीं करेगा। लेकिन जो पेज खुलेगा उस पेज में आप सेम पेज, सेम लिंक उस पे नहीं जाते हो जो आपने लास्ट टाइम ओपन किया था। क्यों? क्योंकि ये स्टेटलेस है, इसको नहीं पता कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था। आपको रिट्राई करना पड़ता है, मतलब यूजर को फिर से रिट्राई करना पड़ेगा वो रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ये अभी भी हाई लेवल पे ही है, अगेन मैं बोल रहा हूँ हाई लेवल पे है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको लो लेवल समझा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको ब्लॉक डायग्राम समझा रहा हूँ ओपन स्टैक के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कौन सी सर्विस कैसे बात करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये देखो वीएम का नोवा का कॉल फ्लो है, जो कि दीपक ने मुझे बोला था कि कॉल फ्लो फिर से एक्सप्लेन करना। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ओपन स्टैक की जो सर्विस की जो डिज़ाइन होती है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो ये मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर नोवा और सिंडर बना हुआ है या नोवा और अगर न्यूट्रॉन बना हुआ है तो सारी सर्विसेज ही ऐसी बनती हैं, बट ये एक जनरल डिज़ाइन है। जनरल डिज़ाइन मतलब ऐसा किया जा सकता है, पर इट्स नॉट मैंडेटरी कि सब लोग ऐसा ही फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है कि देखो, जितनी भी सर्विसेज होती हैं क्रिटिकल सर्विसेज, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया आपका, नोवा हो गया, ग्लैंस हो गया, इन सब लोगों को ना कहीं डेटा स्टोर करना पड़ता है। मान लो नोवा को अगर नहीं पता है कि कितने वीएम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीएम को कैसे लॉन्च करेगा, या आप गुई में जाके कैसे वीएम को पावर ऑन पावर ऑफ करोगे, जब तक कि नोवा को ये नहीं पता है कि कितनी एंट्रीज हैं। तो दैट मीन्स कि उसको एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है, नोवा को भी डेटाबेस चाहिए। अगर लेट से यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को भी डेटाबेस चाहिए, ठीक है। अब सबको डेटाबेस चाहिए तो आप क्या सबके लिए अलग अलग डेटाबेस इंस्टॉल करोगे? आप ओपन स्टैक में मल्टीपल डेटाबेसेस इंस्टॉल नहीं करते हो, आप एक डेटाबेस इंस्टॉल करते हो और उसके इंस्टेंसेस बनाते हो। आप लोगों को पता है कि डेटाबेस में इंस्टेंस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक डेटाबेस को आप वर्चुअली मल्टीपल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हो। जब एक यूजर लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ अपना इंस्टेंस दिखेगा, उसको ये नहीं पता कि उसी सेम फिजिकल डेटाबेस के ऊपर कोई और भी इंस्टेंस चल रहा है, जिसका अपना सेपरेट पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विस इंस्टेंस। अब ओपन स्टैक में जो डेटाबेस होता है, तो वो डेटाबेस होता है दो तरीके का, ठीक है, दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है।
स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें सारी एंट्रीज फिक्स हैं, डेटाबेस की टेबल फिक्स है। आपने एक बार टेबल एंट्री बना दिया और उसके बाद आप सिर्फ उसमें डेटा फिल कर रहे हो। और जैसे ही आप कोई नया टाइप का डेटा डालना की कोशिश करोगे, लेट्स से कि एक्सेल है। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में आपने कॉलम्स बनाया, रोज बनाया, आपने वहां पे टेबल में एंट्री भरनी शुरू कर दी। आपको किसी ने एक एक्सेल शीट दिया जिसमें उसने डेटा भर के दिया हुआ था, उसने रोज एंड कॉलम सारे भरे हुए थे, उसने बोला एक काम करो, नई नई कॉलम फिक्स है, आप जस्ट रोज में एंट्री करते जाओ, नई नई एंट्री क्रिएट करते जाओ। तो आपने उसमें एंट्री की, लेकिन अचानक क्या हुआ कि किसी ने बोला कि एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है इसके अंदर, एट्रीब्यूट मतलब एक और कॉलम ऐड करो। अब क्योंकि वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें आप नया एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते हो रन टाइम पे। दैट मीन्स कि वो फेल होगा। अगर आप कोई नया टाइप का डेटा एंटर करना चाहोगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहोगे, तो वो फेल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो डेटाबेस है वो लर्निंग करेगा। लर्निंग मतलब ये कि आज आपने बोला कि मैंने एक टेबल बनाई जिसमें 4 कॉलम्स हैं, मैं अचानक रन टाइम पे 4 से 5 कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो डेटाबेस क्या करेगा, लर्न करेगा, और वो 5वें कॉलम को भी अलाउ करेगा। अगर आप उसमें एंट्री क्रिएट करोगे तो वो उसको फेल नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर डेटाबेस में अगर आप एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि जिसमें ऑलरेडी टेबल डिफाइंड है, तो वहां पे वो एंट्री जो है वो फेल होती है। इसलिए जो एसक्यूएल एसक्यूएल देखो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो एसक्यूएल बेस्ड जो डेटाबेस होते हैं, उन डेटाबेसेस में आपके पास कोई स्कोप नहीं होता है कि आप रन टाइम पे कोई भी चेंजेस कर सको डेटाबेस की टेबल में। चेंजेस का मतलब मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा एंट्रीज, एट्रीब्यूट्स। लेकिन अगर आपका सेम स्ट्रक्चर है तो आप उसमें कितने भी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, 3 चीजें, और आप, मैं बोलता हूँ कि चलो 10 स्टूडेंट की एंट्री करो, 50 की करो, 100 की करो, 200 की करो, आप आराम से कर सकते हो। फिर मैंने अचानक एक एंट्री ऐसा किया जिसमें मैंने साथ में उसका एड्रेस भी डालने की कोशिश किया, बट बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, वो फेल हो जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में अगर आप जाओगे तो वो सपोर्ट करेगा। तो ओपन स्टैक दोनों सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी, ठीक है। और ओपन स्टैक जो है वो क्या कहते हैं, ओपन सोर्स डेटाबेस को सपोर्ट करता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट लेके चलते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको MariaDB मिलता है। कैसेंड्रा भी आप, आपकी चॉइस है। आप जब अपना ओपन स्टैक बिल्ड करते हो तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा डेटाबेस लेना चाहते हो। आप उसमें MariaDB देखो, वो एक स्ट्रक्चर्ड है, पहले बता दूं, MariaDB स्ट्रक्चर है, कैसेंड्रा स्ट्रक्चर है। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस है वो, उनका एग्जांपल मेरे पास, मतलब एग्जांपल है, बट कोई वर्किंग ओपन स्टैक मैंने ऐसा देखा नहीं है अभी जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज किया जा रहा हो। मोस्टली आपको सब जगह जितने भी डेटाबेसेस मिलेंगे वो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप एक डेटाबेस डिफाइन करते हो ओपन स्टैक के लिए, उसमें जितनी भी एंट्रीज आप क्रिएट करते हो वो ऑलरेडी एक टेबल फॉर्मेट को फॉलो करता है। मतलब ये कि आप रन टाइम पे कोई भी एक ऐसी एंट्री नहीं क्रिएट करने की कोशिश करोगे जिसमें कि आपका क्या कहते हैं कि नया टाइप का डेटा डेटा एट्रीब्यूट आए। वाई? बिकॉज ये एक लर्निंग का मॉडल नहीं है जिसमें कि आप कोई नई चीजें क्रिएट करो, एनालिटिक्स नहीं है, या आप इसमें कोई एनालिटिक नहीं अप्लाई कर रहे हो, या एक डेटा लेक नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है और आपको नहीं पता कि पीछे से जो एंट्रीज आ रही हैं वो स्ट्रक्चर है या नहीं है। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटाबेस को यूज किया जाता है। पर जैसा मैंने बोला, ओपन स्टैक दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों मेथड को सपोर्ट करता है। अगर स्ट्रक्चर में आप बात करोगे तो दो एग्जांपल्स हैं, एक है कैसेंड्रा और एक है MariaDB। तो आपको जनरली ये दो तरीके के डेटाबेसेस मिलते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। अगेन ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चॉइस होती है, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि दो सर्विसेज अगर आपस में बात करना चाहती हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बोला, अगर दो सर्विसेज आपस में बात करना चाहती हैं तो उनका सबसे जो मेन होता है वो होता है मैसेजिंग क्यू। रैबिट MQ एक ऐसा कॉमन प्रोटोकॉल है, एक ऐसा कॉमन मीडिएटर है जो कि चाहे कोई भी सर्विसेज होगी ओपन स्टैक की, वो आपस में एक दूसरे को बात कराता है। वाई? बिकॉज सब लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये एक क्यू है जिसमें रिक्वेस्ट आती है और उसके हिसाब से वो प्रोसेस होती है, ठीक है। अब लेट मी टॉक अबाउट कि ओपन स्टैक की सर्विसेज किस तरीके से डिजाइन की गई, स्पेशली नोवा। ठीक है, नोवा की बात करूंगा मैं। तो क्या होता है कि एक फ्रंट एंड एपीआई होता है। फ्रंट एंड एपीआई का काम क्या होता है? फ्रंट एंड एपीआई बेसिकली एक कम्युनिकेटर होता है। मान लो अगर किसी को भी बात करनी है, ठीक है, किसी को भी अगर कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले वो एपीआई सर्वर से बात करेगा। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि फ्रंट एंड एपीआई का काम जो होता है वो सिंपल ये होता है कि वो मेक श्योर करता है कि कोई भी बाहर से अगर बात कर रहा है तो वो फ्रंट एंड इसी से कम्युनिकेट करे।
और ये एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, रेस्ट बेस्ड एपीआई सर्वर होता है। रेस्ट बेस्ड एपीआई सर्वर का फायदा क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अडॉप्ट करने में इजी पड़ता है। क्लाइंट को अपने एंड पे चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं ज्यादा, और ये एक ओपन सोर्स मेथड है। तो ये फ्रंट एंड क्या करता है कि आपको मान लो मुझे डेटाबेस से एंट्री चेक करनी है, जैसे आप गुई में गए और गुई में जाके आपने ये चेक किया, इंस्टेंस पे क्लिक किया, तो जब आप इंस्टेंस पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पे इंस्टेंस के नाम आ जाते हैं कि कौन सा इंस्टेंस है, आपने क्रिएट किया था, कब क्रिएट हुआ था, वो अप एंड रनिंग है या नहीं है, क्या फ्लेवर है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटाबेस से। तो ये जो MariaDB आप देख रहे हो, इसमें नोवा इंस्टेंस चल रहा है सर्विस का। तो अब आपने क्या किया कि एक सिंगल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस आपने क्रिएट किए, एक नोवा के लिए, एक सेंडर के लिए, एक ग्लैंस के लिए, ऐसे ही आपने बहुत सारे इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, डिपेंडिंग कि आपको कहाँ कहाँ एक्सेस करना है डेटाबेस को, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्रंट एंड एपीआई जो है वो डेटाबेस से बात कर सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड एपीआई के पास एक्सेस होता है कि डेटाबेस से बात कर सके, पर ये कैसे करेगा? अब ये डायग्राम देखोगे ना, तो ये पूरा डायग्राम नहीं है, इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से कि ये जो डायग्राम आपने बनाया है ये तो बड़ा इमेच्योर है। यस इट इज, यू आर राइट कि एक इमेच्योर डायग्राम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रंट एंड एपीआई डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर सकता है। क्यों? कि इसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना डेटाबेस से बात करने के लिए। तो डेटाबेस से बात करने के लिए भी एक सर्विस होगी, वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको अभी नोवा नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद फिर मैं आपको नोवा बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहा है। तो ये बेसिकली एक जनरल प्रिंसिपल है सर्विस को डिफाइन करने का ओपन स्टैक में। एक एपीआई सर्वर होता है, फिर सर्विसेज होती हैं। अब सर्विसेज एक दो तीन चार जितनी भी आपने जिस टाइप के आप कंपोनेंट बना रहे हो, उस तरीके से आप यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर सकते हो, और उनको आप डेटाबेस का एक्सेस देते हो, इंस्टेंस का, ठीक है। आपस में जब किसी को बात करना होता है तो वो हमेशा जो है वो मैसेजिंग क्यू को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट था। इस जनरलाइज कॉन्सेप्ट को अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं जनरलाइज कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। ये सबसे ऊपर आप देखोगे तो होराइजन डैशबोर्ड है। होराइजन डैशबोर्ड क्या करता है? आपको इंटरफेस देता है जहां से आप ओपन स्टैक को एक्सेस करते हो, ग्राफिकली आप वहां पे जाके देखते हो। तो जब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि होराइजन की जब यूआरएल खोलते हो तो यूजर नेम पासवर्ड आता है, यूजर नेम पासवर्ड आप फिल करते हो। दैट मीन्स कि होराइजन जो है वो कीस्टोन से बात कर रहा है, सबसे पहले कीस्टोन से बात करता है। कीस्टोन से बात करने के बाद क्या होता है, वो ऑथराइज होता है। जब वो ऑथराइज हो जाएगा तो उस यूजर के लिए जो टेनेंट क्रिएटेड है या जो प्रोजेक्ट है उसको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। प्लस उस प्रोजेक्ट में जितनी भी रिसोर्सेज उसको अलाउ की गई हैं वो सारे रिसोर्सेज को वो देख सकता है। अब आपको पता होगा कि एक कंपोनेंट होता है, जब आप वीएम क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं फ्लेवर। तो ओपन स्टैक में फ्लेवर एक ऐसी चीज होती है जो बाय डिफॉल्ट किसी को दिखाई नहीं देता है, नॉर्मल यूजर को, वो सिर्फ एडमिन को दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन है, वो भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि कुछ ऐसी चीजें जो आप नॉर्मल यूजर को नहीं दिखाना चाहते हो, या लेट से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और वो प्रोजेक्ट का एक्सेस आप दूसरे टीम को नहीं देना चाहते हो, तो इन दैट केस उस टीम के जो यूजर्स हैं उनको सिर्फ प्रोजेक्ट अपना दिखेगा, आपका प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैसेजिंग क्यू का काम क्या है? मैसेज को सेंड करना। नोवा होराइजन से रिक्वेस्ट आई, होराइजन से उसने देखा कि किसके पास जाना है, कीस्टोन के पास जाना है, वो कीस्टोन के पास ले गया। कीस्टोन से नेक्स्ट लेट्स से कि आपने अब क्या किया, आपने एक वीएम डिप्लॉय करना है। अब आप एक वीएम लेट्स से कि अब आप एक वीएम क्रिएट करना चाहते हो, तो उसका कॉल फ्लो कैसे होगा? अब देखो वीएम का कॉल फ्लो कैसे होता है कि यहाँ पे मैं अभी कंप्यूटर कंट्रोलर को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना है कि नोवा कंप्यूट और नोवा शेड्यूलर ये सब एक जगह क्यों बना दिया है। नहीं, ये एक जगह नहीं बनाया मैंने, ये सिर्फ दिखाने के लिए सर्विसेज कम्युनिकेशन बताया मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि आपको वीएम क्रिएट करनी है, तो आप गए सबसे पहले डैशबोर्ड की गुई में। डैशबोर्ड की गुई ये है। डैशबोर्ड की गुई में जब आप जाते हो, ऑथराइज हो जाता है, तो आप वहां पे जाते हो इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे जाके आप वहां क्या करते हो, कंप्यूट में कंप्यूट सिलेक्ट करते हो। कंप्यूट सिलेक्ट करके आप इंस्टेंस पे जाते हो। तो ये याद रखना कि जब आप कंप्यूट सिलेक्ट करते हो तो आप नोवा एपीआई से बात कर रहे हो। मतलब आपका मतलब है कि आपका जो होराइजन डैशबोर्ड है वो नोवा एपीआई से बात कर रहा है, ठीक है। नोवा एपीआई आपका सबसे फ्रंट एंड कम्युनिकेटर होता है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ एंट्री होता है जब आपको ओपन स्टैक में कोई वीएम डिप्लॉय करनी होती है या आपको कोई वीएम का स्टेटस चेक करना होता है। तो अब क्या होगा कि जब आपने गुई में गए, वहां पे आपके पास एक पेज खुला जिसमें आपने सारी एंट्रीज फिल करी है, वीएम का नाम, इंस्टेंस का नाम क्या रखना है, फ्लेवर कौन सा सिलेक्ट करना है, नेटवर्क क्या लेना है, सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी, सब कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया। जब सब कुछ आप सिलेक्ट कर लेते हो, उस समय आप किससे बात कर रहे हो? नोवा एपीआई से। उसका मतलब है कि उस समय आप नोवा एपीआई से बात कर रहे हो। अब जब नोवा एपीआई में सब कुछ हो जाता है, लास्ट में आप सिलेक्ट क्या करते हो? लॉन्च। जब आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो तो वो फिर वो घूमना शुरू होता है, राइट। इसका मतलब है कि अब उसने काम करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगा?
अब देखो सबसे पहले, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, देखो याद करो, मैंने आपको बोला नोवा डीबी। मैंने बोला कि डेटाबेस को डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो नोवा का एक सर्विस, नोवा में एक और सर्विस होती है जिसे हम बोलते हैं नोवा डीबी। नोवा डीबी वो सर्विस होती है जो एक्चुअली डेटाबेस के साथ बात करता है। तो नोवा एपीआई को जब डीबी से बात करना होगा, मतलब मान लो डेटाबेस में एंट्री चेक करनी होगी, तो वो डायरेक्टली एसक्यूएल नहीं चला सकता। वो मारिया डीबी पे जाके क्वेरी नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि नोवा एपीआई एक अलग फॉर्मेट में काम करता है। वो नोवा डीबी को रिक्वेस्ट देता है। नोवा डीबी क्या करता है? तो अगर आप यहाँ डायग्राम देखोगे तो यहाँ समवेयर बीच में एक डेटाबेस है, मारिया डीबी। या मान लो मारिया डीबी नहीं है तो कैसेंड्रा हो गया। तो वो क्या करेगा, वो उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा उसकी लैंग्वेज में, और फिर ये नोवा डीबी जो है वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। नोवा डीबी से सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि जिस इंस्टेंस को आप लॉन्च करने जा रहे हो, क्या वो इंस्टेंस पहले से क्रिएटेड तो नहीं है। लेट्स से कि मेरे पास ऑलरेडी वो इंस्टेंस बना हुआ है और मैं सेम इंस्टेंस दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, तो आइडियली वो फेल होगा। तो यहाँ से आपको नोवा एपीआई से पता लग गया कि ये वाला जो है ये फेल हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो मान ले एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वो क्या करेगा, नोवा डीबी जो है वो फिर उसके बाद वो नोवा स्केड्यूलर से बात करेगा। नोवा स्केड्यूलर से बात करके क्या बोलेगा कि मुझे एक वीएम क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं किस टारगेट पे जाऊं, किस होस्ट पे जाऊं, कहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन मिलेगा। तो नोवा स्केड्यूलर का काम क्या होता है, वो चेक करता है कि पूरे कंप्यूट के स्ट्रक्चर में, ओपन स्टैक में सारे कंप्यूट्स को चेक करेगा, और वहां से फिर वो आपको एक एंट्री लेकर आएगा, बोलेगा कि आप इस वीएम को इस पर्टिकुलर होस्ट पे डिप्लॉय कर सकते हो। अब देखो इस केस में नोवा डेटाबेस में एक एंट्री क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप डेटाबेस में जाते हो तो वहां पे आपको एक एंट्री क्रिएटेड मिलेगी। उसमें क्या होगा, इंस्टेंस का नाम होगा। इंस्टेंस के आगे बाकी के सारे पैरामीटर जो है वो फिल करने होंगे, कि उसका स्टेट क्या है। स्टेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा होस्ट कौन सा होगा। तो ये शेड्यूलर जो है वो होस्ट पिक करके लाता है। अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नोवा कंडक्टर। नोवा कंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। नोवा कंडक्टर का जो काम होता है ना, वो जो आपके इमेज को, आपके वीएम को क्रिएट करने के लिए बाहर से रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि ग्लैंस से इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन से नेटवर्क लेना पड़ेगा, और सेंडर से स्टोरेज लेना पड़ेगा। तो इन सब लोगों से इसको रिसोर्स को लेकर आना है, और उसके बाद फाइनली इसको वीएम को लॉन्च कराना है। लेकिन ये सब चीजें, अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो ऑथराइजेशन है, अगर आप ध्यान से सोचो कि एक बार आपने ओपन स्टैक पे लॉगिन कर लिया और आपने वीएम लॉन्च शुरू कर दिया, इरेस्पेक्टिव कि आपको कितना सीपीयू एलोकेटेड है, कितना रैम एलोकेटेड है, कौन सा नेटवर्क आपके लिए अलाउड है, नेटवर्क कौन सा सबनेट आपको दिया गया है, अगर लेट से कि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो इट मीन्स कि आप कोई भी आप अपनी वीएम कहीं भी लॉन्च कर सकते हो, आप कोई भी नेटवर्क को यूज कर सकते हो। तो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि इंटरनली जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली चीजों को एक्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कीस्टोन का एक रोल होता है कि वो ऑथराइज करता है रिसोर्सेज को। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो कीस्टोन सबसे पहले पता है क्या करता है, जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया ना होराइजन के थ्रू, कीस्टोन क्या करता है, पहली बार आपने पासवर्ड दे दिया, अब आप बार बार, लेट से कि अगर मुझे नोवा कंडक्टर है, नोवा कंडक्टर को ग्लैंस से बात करनी है ये चेक करने के लिए कि इमेज अवेलेबल है या नहीं है, या इमेज डाउनलोड करनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हो उसका एक्सेस आपको है या नहीं है। अगर आपने इमेज को प्राइवेट किया हुआ है, और प्राइवेट का मतलब वो सिर्फ प्रोजेक्ट को दिखेगा, तो दैट मीन्स कि कोई दूसरे प्रोजेक्ट का बंदा अगर ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो इमेज को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ऑथराइजेशन होता है। वो ऑथराइजेशन कैसे होता है, अब उसका तरीका क्या है कि आप यूजर नेम पासवर्ड डालो। यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो किसके पास जाएगा, ग्लैंस के पास। ग्लैंस क्या करेगा, अब ग्लैंस के पास डेटाबेस ऑथराइजेशन नहीं है, ग्लैंस को नहीं पता कि आप जो यूजर नेम पासवर्ड लेके आ रहे हो वो सही है या गलत है। वो किसके पास जाएगा, कीस्टोन के पास जाएगा। ग्लैंस कीस्टोन से पहले चेक करेगा कि क्या जो ये रिसोर्स मांग रहा है मुझसे, क्या ये रिसोर्सेज मैं इसको दूं या ना दूं। अब क्योंकि इस तरीके से सब लोग ऑथराइज करेंगे, ग्लैंस भी करेगा, न्यूट्रॉन भी करेगा, सेंडर भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जब आपके प्रोजेक्ट को उसका एक्सेस होगा तभी आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लेट्स से कि आपने एक इमेज क्रिएट किया और आपने उसको प्राइवेट बनाया है, और आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट से लॉगिन करो और आपने अगर उस इमेज का नाम दे दिया, तो जब वो ग्लैंस पे जाएगा तो वो ऑथराइजेशन चेक करेगा कीस्टोन से कि क्या मैं इसको ये रिसोर्सेज दूं या ना दूं। तो वो बताएगा कि हाँ आप इसको रिसोर्स दे सकते हो। अगर वो बोलेगा नहीं, तो आपको एक एरर आ जाएगी कि ये इमेज डाउनलोड नहीं हो सकती है, ये इमेज प्राइवेट है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो ऑथराइजेशन है, क्या बार बार मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा? अगर मैं बार बार यूजर नेम पासवर्ड एक्सचेंज करता हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं अपने सिस्टम को वल्नरेबल बना रहा हूँ। मतलब कि कोई भी इसको जो है आसानी से हैक कर सकता है, क्योंकि बार बार आप यूजर नेम पासवर्ड एक्सचेंज कर रहे हो।
तो इसलिए क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो होराइजन की GUI में, तो जब ये फर्स्ट टाइम कीस्टोन ऑथराइजेशन करता है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन में ये एक टोकन पास करता है, एक टोकन देता है। उस टोकन की कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ घंटे की या कुछ मिनट्स की, जो कि कॉन्फ़िगरेबल होती है, जो आप कॉन्फ़िगर करते हो अपने एनवायरनमेंट में। उसके बेसिस पर आप जो है ये सारे ऑपरेशंस करते हो। तो जब आप यहाँ से अपना सिलेक्ट करते हो और जब ये वापस जाके यहाँ पे ऑथराइजेशन करता है, तो इस टोकन को, जो टोकन इसके पास ऑलरेडी है नोवा कंडक्टर के पास, ठीक है, अब ये टोकन शेयर होता है, ठीक है। ये टोकन जब नोवा कंडक्टर लेकर जाएगा, तो अब ये सीधा यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा, ये अपनी रिक्वेस्ट में टोकन आईडी डालेगा। इस टोकन आईडी को ग्लैंस जो है वो वैलिडेट करवाएगा कीस्टोन से जाके, क्योंकि ग्लैंस को नहीं पता कि जो टोकन आप लेके आ रहे हो, या न्यूट्रॉन को नहीं पता कि जो टोकन आप लेके आ रहे हो वो सही है या गलत है। वो सिर्फ कीस्टोन बता सकता है। तो ये ग्लैंस न्यूट्रॉन सेंडर वापस कीस्टोन से बात करते हैं, और वहां से वो ऑथराइज होने के बाद ही उस रिसोर्स का एक्सेस आपको मिलता है। देन फाइनली आपको इमेज डाउनलोड होगी, आपका नेटवर्क कनेक्ट होगा और आपको स्टोरेज मिलेगा। देन जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो नोवा कंडक्टर क्या करता है, डेटाबेस में जाके एंट्री क्रिएट कर देता है, अपडेट कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बेसिकली, वन सेकेंड, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कॉल कर दिया था। हो क्या गया अचानक इतना, क्यों कॉल कर रहा है बार बार? अरे यार ये पता नहीं, बार बार कॉल कर रहा है, मेरी यहाँ से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। छोड़ो। तो ये मेरी ना पुरानी पीपीटी है, तो मैंने सोचा कि ये वाले इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नोवा से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज हम वापस ओपन स्टैक का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये पहले जो मैंने क्लासेस लिया था उसके अंदर मैंने यूज़ किया था। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर में अगर आप ट्रिपल ओ के थ्रू जा रहे हो, तो एक कंट्रोलर नोड होता है, एक कंप्यूटर, चाहे ट्रिपल ओ से जाओ या कैसे भी जाओ। देखो, ट्रिपल ओ इज जस्ट अ लाइफ साइकिल मैनेजर, ठीक है। ओपन स्टैक एनवायरनमेंट जब आप डिप्लॉय करते हो अपने कस्टमर एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे जो नोड्स होती हैं उनके बेसिकली रोल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन जो पहली नोड होती है कंट्रोलर, ठीक है। इसमें इस कंट्रोलर में आप तीन तीन के साथ शुरू करते हो, फिर आपके कंप्यूट होते हैं जिसके ऊपर आपके कंप्यूट वीएम्स चलती हैं। एंड देन एक आपका स्टोरेज नोड होता है जिससे आपको स्टोरेज मिलता है, ठीक है। नेटवर्क नोड भी हो सकता है अगर आप नेटवर्किंग को सेपरेट करना चाहते हो, अगर आप इसके इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर नेटवर्किंग के लिए अलग से नोड बनाई जाती है। अगर आप ओपन स्टैक मैनेज नेटवर्क क्रिएट करते हो, जिसे हम एसडीएन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, तो उस केस में आप नेटवर्किंग की एक नोड बना सकते हो, ठीक है। हाई लेवल पे है ये, ठीक है। लो लेवल पे भी मैं और बात करूंगा। ओपन स्टैक के डिप्लॉयमेंट के मेथड्स की बात हुई है, तो अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे मान लो कि ओपन स्टैक डिप्लॉय करना चाहते हो, तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो, ये जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि इतना तो रिसोर्सेज आपको चाहिए ही चाहिए ओपन स्टैक डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। जिसमें जो कंट्रोलर नोड होती है उसको एक से दो सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट है कंट्रोलर की खुद की फंक्शनैलिटी के लिए, करेक्ट। इसके ऊपर आप जितना बड़ा आर्किटेक्चर बनाते हो या जितने आप रिसोर्सेज रखते हो, वो एक्स्ट्रा वेलकम होता है। पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो इसको चाहिए ही चाहिए। कंट्रोलर को कितना रैम चाहिए होता है, मिनिमम 8 GB रैम चाहिए होता है, ठीक है। स्टोरेज 100 GB का स्टोरेज चाहिए होता है, और दो निक कार्ड चाहिए। दो निक कार्ड लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो निक कार्ड हो गए। कंप्यूट को चाहिए होता है 2 से 4 सीपीयू। अब देखो, 2 से 4 सीपीयू जो है वो कंप्यूट की खुद की फंक्शनैलिटी के लिए है। और ये मैं बात करूँ पर नोड। पर नोड मतलब अगर आपके पास 10 कंप्यूट है, तो हर एक नोड का सीपीयू की बात हो रही है। 2 से 4 के बीच में हो सकता है। प्लस का जो साइन है उसका मतलब ये है कि क्योंकि आपको इसके ऊपर वीएम्स भी चलानी है, ठीक है, आपको इसके ऊपर टेनेंट्स भी रन करने हैं, तो डेफिनेटली आपके पास इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 8+ GB ऑफ रैम होना चाहिए, 100 GB+ ऑफ स्टोरेज होना चाहिए, और दो निक कार्ड होने चाहिए। कंट्रोलर और कंप्यूट के बीच में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे दो निक कार्ड यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, और एक होता है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए।
एक ब्लॉक स्टोरेज नोड होती है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड होती है। ये आप डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का स्टोरेज सर्विस लेना चाह रहे हो। ब्लॉक स्टोरेज के लिए अलग से नोड लगती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए अलग से नोड लगती है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, डिपेंडिंग कि आप अपने सिस्टम में सोल्यूशन में चाहते हो। अगर आप इतना कि स्टोरेज अलग से रखना है तो आप कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी है कंट्रोलर, और मैंडेटरी है आपका कंप्यूट। ये दोनों जरूरी होंगे। ये इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिसोर्सेज। इसके ऊपर जब आप जो भी सोल्यूशन बनाओगे आप उतना एक्स्ट्रा डाल सकते हो। एक बार मैंने आपसे पता है या तो क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोलर पे कौन सी सर्विस चलती है, कंप्यूटर पे कौन सी सर्विस चलती है। उस टाइम पे मिक्स आंसर मिले थे, तो उस टाइम मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो आइडेंटिटी जो सर्विस होती है, अब देखो आप हाई लेवल पे ओपन स्टैक की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आपको मैंने शुरू में भी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ कि ओपन स्टैक में कितनी सर्विसेज हैं। आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है जिसमें कि आपका कीस्टोन होता है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक सर्विस है, कीस्टोन जो है वो प्रोजेक्ट का नाम है। तो अगर आप ओपन स्टैक में देखोगे तो उसे कीस्टोन बोलेंगे। अगर यही सेम आइडेंटिटी मैनेजमेंट आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो उसका कुछ और नाम होगा, जैसे कि AWS पे इसको किसी और नाम से बोलते हैं। इमेज सर्विसेज को ओपन स्टैक में ग्लैंस बोलते हैं। अगर आप क्या कहते हैं, अमेजोन पे जाओगे या कहीं और जाओगे तो वहाँ पे इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। इसका अलग नाम होगा कंपोनेंट का। सिमिलरली जो कंप्यूट होता है, अब क्या होता है कि नोवा एक ऐसी सर्विस है जो कंप्यूट में इन्वॉल्व होती है, राइट? तो कंट्रोलर नोड के ऊपर नोवा क्या इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, दैट्स द क्वेश्चन। कंट्रोलर नोड के ऊपर नोवा का एक पार्ट डिप्लॉय होता है, मतलब कि नोवा एक कलेक्शन ऑफ सर्विसेज है, सब सर्विसेज। उसमें से जो मैनेजमेंट लेयर होती है वो आपका कंट्रोलर पे होता है, और जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन लेयर होती है वो आपका कंप्यूटर पे होता है। सिमिलरली आपका नेटवर्किंग भी यही होता है। जो मैनेजमेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग का, वो आपका चलता है कंट्रोलर पे, और जो उसकी जो एक्चुअल जो नेटवर्किंग सर्विसेज होती हैं वो आपकी चलती है कंप्यूट नोड पे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ तो नेटवर्किंग सर्विसेज का अगर आप DHCP इनेबल करते हो अपने नेटवर्क के अंदर, तो जो DHCP का जो एजेंट है वो आपके कंट्रोलर पे चलता है। क्यों? क्योंकि DHCP का काम क्या होता है? IP एलोकेट करना। तो वो आपका चलेगा नेटवर्क कंट्रोलर नोड के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअली जो नेटवर्क के जो ब्रिजेस होते हैं वो सब कुछ सर्विसेज आपकी है वो कंप्यूटर नोड पे चलती है। डैशबोर्ड जो आप देखते हो होराइजन, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्टैक में हम उसको होराइजन बोलते हैं, वो भी आपका कंट्रोलर पे चलता है। डेटाबेस, अगर आप दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, SQL और नो SQL। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो ये डेटाबेस भी आपका जो है क्या कहते हैं कंट्रोलर पे चलता है। मैसेजिंग क्यू जो है रैबिट MQ, ये भी आपका क्या कहते हैं ये अक्रॉस चलता है। NTP होता है, NTP टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस हीट की बात किया तो ये भी आपका कंट्रोलर पे चलता है। और टेलीमेट्री जो है वो, ये भी आपका क्या कहते हैं कंट्रोलर पे चलता है। अब ये कहा गया है कि मिनिमम 3 नोड्स जो है होने चाहिए अगर आपको ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है। तो कंट्रोलर के आपके पास 3 नोड होने चाहिए मिनिमम। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्लस्टरिंग का एक रूल होता है कि जब आप क्लस्टर क्रिएट करते हो तो उस क्लस्टर में आपको कम से कम 3 नोड लेने होते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, डिटेल में समझा दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अब कंप्यूट नोड पे अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूट नोड के ऊपर आपका क्या कहते हैं कि क्या क्या सर्विसेज होती हैं ओपन स्टैक की। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ओपन स्टैक की कौन सी सर्विस कहाँ चलती है। ठीक है, तभी आप उसको पढ़ पाओगे या ट्रबल शूट कर पाओगे। अब मैंने आपको कंट्रोलर तो बता दिया। अगर आप कंट्रोलर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज दिख रही हैं, जिसमें आपको कंट्रोलर पे क्या क्या चल रहा है ओपन स्टैक का ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइडेंटिटी से लेके इमेज से लेके मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूट, मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्किंग, डैशबोर्ड, डेटाबेस, मैसेजिंग क्यू, NTP, ऑर्केस्ट्रेशन, टेलीमेट्री, ये सब कुछ आपका जो है क्या कहते हैं कंट्रोलर पे चलता है। तो कंप्यूट पे क्या चलता है? जब मैंने आपको शुरू में ये सब बताया था कि जो ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, चाहे ओपन स्टैक हो गया या कोई भी हो गया या मान लो अमेजोन का भी क्लाउड हो गया, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है? मेन पर्पस ये है कि हमको एक्चुअली में जो कंप्यूट नोड्स हैं उनके ऊपर VM चलानी है। यही हमारा कोर कोर यूज केस है कि हमें VM चलानी है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए आपने ओपन स्टैक को सिलेक्ट किया। आपने VMs को मैनेज करने के लिए आपने AWS को सिलेक्ट किया, चाहे आपने Azure को सिलेक्ट किया, चाहे आपने जो भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या होते हैं कि वो डेफिनेटली हर एक नोड पे डिप्लॉय होंगे, क्योंकि उनको एक क्लस्टर बनाना होगा। अब मान लो कि अगर लेट्स से कि अगर मैं कंप्यूट नोड्स है जिनके ऊपर मैं एक्चुअली VM चला रहा हूँ, और वहाँ पे अगर मेरे मान लो ओपन स्टैक है और उसके ही सॉफ्टवेयर इतने हैवी लोडेड हो जाए कि मुझे रिसोर्सेज ही ना मिले कि मैं अपने एक्चुअल VMs को चला पाऊँ। तो इस चीज़ के लिए हमेशा इंश्योर किया जाता है कि हमने पूरे के पूरे क्लस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 जोन्स में। एक होता है कंट्रोलर जोन और एक होता है आपका कंप्यूट जोन, या कंप्यूट प्लेन बोलो और कंट्रोलर प्लेन।
इसमें क्या होता है, कंट्रोलर प्लेन में आपकी सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, अगर ओपन स्टैक है तो ओपन स्टैक की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो सब कुछ आपके कंट्रोलर पे चलेगी। कंप्यूट को फ्री रखा जाता है कि उसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम सर्विसेज रखी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं, सो दैट आपके वीएम्स वहाँ पे प्रॉपरली चल सकें और प्लेटफॉर्म इंटरफेयर ना करे। लेट्स से कि आपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर आप वीएम चला रहे हो, लेकिन आप जो क्लाउड का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर इतना हैवी है या वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि वो रिसोर्सेज को खुद ही कंज्यूम कर ले रहा है, देन आपका जो होल सोल पर्पस होता है कि मुझे वीएम चलानी है अपने हार्डवेयर के ऊपर, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इसलिए मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है। अब हाइपरवाइजर देखो कोर सर्विस है, आपको पता है कि हाइपरवाइजर इज अ कोर सर्विस जिसके थ्रू आपका वीएम जो है वो लॉन्च होता है, करेक्ट। पर ये जो हाइपरवाइजर है, अब मैंने आपको बोला कि ओपन स्टैक में नोवा कंप्यूट सर्विसेज होती है, तो डेफिनेटली जो ये हाइपरवाइजर है वो नोवा को बिलोंग करेगा। अब नोवा एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, नोवा के मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। नोवा के मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो वो सब कुछ जो है, जो कंप्यूट पे आपका क्या चलेगा, कंप्यूट पे केवल और केवल हाइपरवाइजर रिलेटेड सर्विस चलती है नोवा की, ठीक है। अब ऐसी बात करोगे नेटवर्किंग सर्विसेज जो आपकी होती है, तो जो नेटवर्किंग होता है वो आपका मेन जो नेटवर्क क्रिएट होता है और सिक्योरिटी ग्रुप होता है, वो सब कुछ आपका कंप्यूट नोड पे चलता है। लेकिन इसके अलावा मान लो डीएचसीपी है, या मान लो एजेंट है, या आपको मान लो नेटवर्क को मैनेज करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, ये सब जो टास्क होते हैं ये सब कुछ आप कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए जो सर्विसेज होती हैं वो पार्शियली डिवाइड हो जाती हैं। नोवा की नेटवर्क के लिए न्यूट्रॉन की सर्विस, या आप स्टोरेज की इन सब सर्विसेज की बात करोगे तो इनके कुछ पार्ट जो है वो कंप्यूट पे चलते हैं, मिनिमम पार्ट, और मेजोरिटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेयर्स होती है वो आपकी कंट्रोलर पे चलती है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा, ये आप इस पर भी मत जाओ। ये ओपन स्टैक की साइट के हिसाब से मिनिमम डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है, कि अगर आप बोलते हो कि मुझे एक ओपन स्टैक का क्लस्टर बनाना है तो आपको कितने सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज याद रखना, ओपन स्टैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जो उसका जो पर्पज होता है, आप क्यों ओपन स्टैक यूज करते हो, क्योंकि आपको हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करना होता है। तो ऑब्वियसली जो ओपन स्टैक की डिप्लॉयमेंट है वो हार्डवेयर के ऊपर होती है, बेयर मेटल पे। कोई अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इन केस मैं इसको वीएम के ऊपर चला सकता हूँ, देखो वीएम के ऊपर आप ओपन स्टैक चला सकते हो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट इज पॉसिबल, लेकिन अगर आप ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या प्रोडक्शन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि आप एक ऑलरेडी वीएम के ऊपर एक ओपन स्टैक चला रहे हो, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन नहीं होता। ओपन स्टैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर पे डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि उसका पर्पज यही होता है कि हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके उस पर वीएम्स को लॉन्च करानी है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ओपन स्टैक की जो डिप्लॉयमेंट होती है वीएम्स के ऊपर वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होती है। मान लो आपको ओपन स्टैक सीखना है या आपको ओपन स्टैक में कुछ डेवलपमेंट करनी है, इन दैट केस आप क्या कहते हैं, ओपन स्टैक को वीएम पे डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे आप अपने लैपटॉप पे ओपन स्टैक डिप्लॉय कर सकते हो। आप जो ओपन स्टैक डिप्लॉय करो वो सिर्फ लर्निंग के लिए है, परफॉर्मेंस नहीं आएगी उसमें। हो सकता है कि आपकी वीएम्स ओपन स्टैक ही प्रॉपरली ना चले, क्यों, क्योंकि आपके लैपटॉप में बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही होंगी। हो सकता है कि आपने कोई ब्राउजर खोल रखा होगा, हो सकता है आपने कोई आउटलुक खोल रखा होगा, आउटलुक ऐप यूज कर रहे होगे। तो उस केस में आपका जो ओपन स्टैक का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये इश्यूज आते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड, इसीलिए हमेशा बेयर मेटल पर डिप्लॉय किया जाता है। बट ये लर्निंग के लिए हम इसको वीएम के ऊपर भी डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो हो गई बात कि किस किस नोड के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ देखोगे ये स्टोरेज नोड है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था तीन तरीके की सर्विसेज होती है स्टोरेज की, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें इरेस्पेक्टिव कि आप क्या हार्डवेयर ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिंपली फाइल सिस्टम क्रिएट होकर आप फाइल सिस्टम एक्सपोज करते हो। तो जब आप फाइल सिस्टम बना के एक्सपोज करते हो बाहर तो वो फाइल सर्विस कहलाता है। ब्लॉक और ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है जिसमें आप रॉ फॉर्म में डिस्क को लेते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर अपना फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो और फिर आप उसको यूज करते हो। तो इसे हम बोलते हैं रॉ फॉर्म में यूज करना, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो ब्लॉक स्टोरेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्लॉक स्टोरेज बनाने के लिए आपको चाहिए होती है एक्चुअल डिस्क, जिसके ऊपर कि आप ब्लॉक और फाइल सिस्टम बनाओगे ओपन स्टैक से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद डेटा ट्रैफिक फ्लो टुवर्ड्स कंप्यूट इज डन ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस। मतलब ये कि आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ मिनिमम वन नोड से शुरू हो रहा है। अगर आप मेरी पुरानी नोट्स को देखोगे तो मैंने आपको जब भी स्टोरेज सिस्टम दिखाया है चेसिस वाला, उसके साथ मैंने एक सर्वर कनेक्ट करके दिखाया है और ये भी बोला था कि बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम होता है, थिन लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। बट वो एक सर्वर होता है, एक मिनिमम सा सर्वर, जिसका काम होता है कि जितने भी हार्ड डिस्क उस चेसिस के अंदर है उन सबको एक्सपोज करे आउटसाइड वर्ल्ड से।
ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। सेफ का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, CEPS सेफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस हार्डवेयर के ऊपर जो सर्वर होता है, और उसके बाद वो आपको फिर आउटसाइड जो है एक्सपोज करेगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। तो आपको एक मिनिमम एक नोड चाहिए होता है, एक नोड का मतलब होता है एक सर्वर। अब इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आप इसको रिडंडेंसी बनाना चाहते हो। उसके बाद जो कनेक्टिविटी होती है इस स्टोरेज की, ये कनेक्टिविटी आपके ओपन स्टैक के साथ कैसे होती है, वाया ईथरनेट केबल। और अभी तक मैंने आपको जितने भी स्टोरेज सॉल्यूशन बताए थे उनकी जो फिजिकल केबलिंग है वो मैंने आपको कैसे बताया था, वो मैंने आपको बताया था वाया फाइबर केबल। तो ये कैसे डिफरेंट हो गया पुराने वाले से, या तो मैंने पहले गलत बताया या मैं अब गलत बोल रहा हूँ। तो देखो, जो स्टोरेज होता है, थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ स्टोरेज के ऊपर, ये जो स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें आपकी बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है, इसकी एक ओवरऑल कैपेसिटी होती है, मान लो कि लेट्स से कि ये 500 TB का है। आपने एक स्टोरेज कनेक्ट किया 500 TB का। अब आपको इस स्टोरेज को ओपन स्टैक के क्लस्टर के साथ इंटीग्रेट करना है। अब ओपन स्टैक के क्लस्टर में क्या होगा, कंट्रोलर होगा, ठीक है, फर्स्ट 3 नोड्स जो है वो कंट्रोलर का रोल प्ले करेंगे, तो इसको हम कंट्रोलर बोलेंगे। बाकी के जो नोड्स होंगे उनको आप कंप्यूट बोलोगे, ठीक है, तो ये हो गए मेरे कंप्यूट। अब इन कंप्यूटर्स के ऊपर आपको वीएम चलानी है, इन कंप्यूटर्स पे आपके वीएम चलनी है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो स्टोरेज मैंने बनाया है, ये वाला स्टोरेज, इस स्टोरेज को मैं कैसे इंटीग्रेट करूं अपने ओपन स्टैक के साथ। क्योंकि मेरे जितने भी वीएम्स यहाँ पे चलेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक वीएम चला रहा हूँ, एक वीएम है मेरा, इस वीएम पे जो स्टोरेज कनेक्ट होगा वो यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। अब वो कैसे आएगा, यहाँ जो ये हार्डवेयर है, ये सिंपल हार्डवेयर, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया। एक हार्ड डिस्क में अगर आपको दे दूँ तो आपको उसको कनेक्ट करने के लिए कोई लैपटॉप चाहिए। अगर आप लैपटॉप कनेक्ट नहीं करते हो या आप अपने मोबाइल से पेन ड्राइव के थ्रू या जैसे मतलब जिसकी भी केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं करते हो, तो तब तक वो जो स्टोरेज है वो यूजलेस है, जब तक कि इसके साथ एक कंप्यूट ऐड नहीं होगा। यहाँ पे कंप्यूट ऐड होगा, ऑब्वियसली वो इतना पावरफुल नहीं होगा जितना नॉर्मली आप कंट्रोलर और कंप्यूट को रखते हो बाकी के सारे, बट यहाँ पे कंप्यूटर आप ऐड करोगे। इस कंप्यूटर का काम क्या होता है कि ये बैकएंड में इस स्टोरेज से कनेक्टेड होता है, कैसे, वाया फाइबर केबल, फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये जो आप ओवरऑल जो डिजाइन देख रहे हो, ये एक तरीके से अब आपका क्या बन गया, एक एक तरीके से ये लेट्स से कि ये एक सिंगल यूनिट बन गया, क्योंकि जब बाहर से कोई भी देखेगा तो उसको एक सिंगल यूनिट दिखाई देगा। तो आप अगर बाहर से देखते हो तो आप यह क्या बोलते हो उसको, स्टोरेज सर्वर, ठीक है, इसको आप कहते हो स्टोरेज सर्वर। बट आप अगर लो लेवल पे इसको देखोगे तो ये स्टोरेज सर्वर एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है, एक सर्वर है यहाँ पे और एक चेसिस है स्टोरेज की। ये दोनों इंटीग्रेटेड है वाया फाइबर केबल, और ये एक्सपोज हो रहा है आउटसाइड में आपके स्टोरेज, आपके क्या कहते हैं सिस्टम के ऊपर, जो आपके कंप्यूटर नोड्स है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज करता है, तो अब यहाँ मैंने आपको भी क्या बोला कि मिनिमम एक ईथरनेट केबल होती है। तो ये एक ईथरनेट केबल, आप एक ईथरनेट केबल को कितने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने ओपन स्टैक में, और आपके तो ओपन स्टैक का क्लस्टर बहुत बड़ा होगा। दैट मीन्स कि आप इतने सारे नोड्स के साथ एक सिंगल केबल को कनेक्ट नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक स्विच हो। तो यहाँ पे आपके पास एक स्विच होगा, ठीक है, इस स्विच की हेल्प से आप अपने सारे नोड्स को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या हो गया कि आपके हर एक कंप्यूटर नोड के पास एक एक्सेस आ गया वाया इस स्विच के थ्रू यहाँ पे, और ये ईथरनेट है, देखो ईथरनेट होता है। और ये ईथरनेट पे आपको पता है ईथरनेट पे स्पीड कितनी आती है, ईथरनेट पे 10 Gbps तक की स्पीड आती है। और आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे केबलिंग्स की टेक्नोलॉजी आ रही है, आजकल फाइबर पोर्ट्स भी आने लगे हैं सर्वर्स के साथ। मतलब कि आप चाहे तो यहाँ से इस ईथरनेट, इवन दो इसमें आपको 10 Gbps की स्पीड मिलती है, सर्वर पे भी फाइबर पोर्ट आते हैं जो सर्वर से सर्वर को आप ये फाइबर स्विच आते हैं यहाँ पे जो स्विच होते हैं वो आपके नॉर्मल क्या कहते हैं जो फाइबर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्पीड आपकी जो 10 Gbps है उसको आप 100 से भी ऊपर लेके जा सकते हो, ये 10 GB से भी ज़्यादा दे सकता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करते हो तो मान लो लेट्स से कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूँ। आपने 5G में कितनी स्पीड देखी है डेटा ट्रांसफर की, डेटा ट्रांसफर की स्पीड जनरली आपको कितनी मिलती है, MBs में मिलती है, राइट। लेकिन ये आपको डेटा ट्रांसफर दे रहा है जीबीज में, GB/सेकेंड। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है कि एक ईथरनेट केबल 10 GB की स्पीड कैसे दे सकता है।
ये 10 GB की स्पीड इसलिए दे सकता है क्योंकि ये आप यहाँ पे इसको एज अ नेटवर्क, वाया नेटवर्क यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जो ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये यहाँ पे, ये ऑलरेडी क्या कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज कैसा होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, जिसको कि हम एसडीएन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, इसको हम एसडीएन बोलते हैं। ऐसे ही आपका ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज है। तो ये, अब मैं वर्ड नहीं दे रहा हूँ, देखो ये मैं मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको आप गूगल पे मत ढूंढना, या मेरे को मत कंप्लेन करना कि ये आपने वर्ड कहाँ से ऐसे ही बना के दे दिया। ये मैं खुद से बना के दे रहा हूँ कि चलो इसे लेट्स से सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, एसडीएस। वैसे तो इसका अलग नाम होता है, कुछ होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टोरेज बोलता हूँ, या सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज। ये दोनों जो हैं टेक्नोलॉजीज, ये क्या करते हैं कि ये नेटवर्किंग को यूज करते हैं, इस RJ45 केबल को यूज कर रहे हैं, इस केबल को, जो कि बेसिकली एक RJ45 है। अब जिन लोगों को नहीं पता है RJ45 केबल, मैं बता देता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे कभी भी कंप्यूटर पे एक केबल कनेक्ट किया होगा, जो पीली नीली कलर की, हरे रंग की, अलग अलग कलर्स की होती है। वो केबल्स जो होती हैं, वो बेसिकली उनको हम RJ45 बोलते हैं। जिसमें पोर्ट्स होते हैं, आपके लैपटॉप में भी एक पोर्ट होता है जिसमें आप एक एंड कनेक्ट करते हो और दूसरा एंड आप अपने क्या कहते हैं नेटवर्क स्विच में कनेक्ट करते हो। जहाँ भी जैसे आप ऑफिस में जाते हो, तो आप लैन केबल कैसे लगाते हो, अपने लैपटॉप पे लगाते हो, और दूसरा आप कहाँ लगाते हो, पोर्ट पे। वो जो पोर्ट होता है बेसिकली वो स्विच होता है, ठीक है, उसको स्विच बोलते हैं। तो इस केबल के थ्रू आप नॉर्मली, अगर आप इंटरनेट पे देखते हो, तो नॉर्मली आप केबल के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफर अचीव कर सकते हो। आप जनरली जो डेटा ट्रांसफर होता है आपका, डेटा ट्रांसफर, वो होता है आपका अराउंड कितना MBPS में होता है, ठीक है। लेकिन GBPS में आपको इस केबल पे तभी मिल सकता है जब आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे आप जो ये कंप्यूट देख रहे हो, ये जो सर्वर देख रहे हो, इस सर्वर में आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स स्टोरेज सॉफ्टवेयर। तो अब ये ओपन सोर्स स्टोरेज सॉफ्टवेयर देखो बेसिकली क्या करता है, ये आपका यहाँ जो पीछे बैकग्राउंड में जो इसके जो हार्डवेयर कनेक्टेड है स्टोरेज का, इसको ये वाया नेटवर्किंग केबल, वाया RJ45 एक्सपोज करता है ओपन स्टैक के कंप्यूट नोड्स के साथ, ऑन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि स्टोरेज सर्वर अगर आपको ब्लॉक का बनाना है, और आपको अगर ऑब्जेक्ट का बनाना है, तो आपको दो अलग अलग सर्वर डिप्लॉय करने पड़ते हैं। मतलब ये कि एक स्टोरेज आपका होगा जो ब्लॉक के लिए काम करेगा, और एक स्टोरेज होगा जो कि आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। दो डिफरेंट टाइप की स्टोरेज की तरीके होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो डेटा होता है ना, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो डेटा स्टोरेज का है, कि आप कैसे डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। फाइल सिस्टम दोनों में बनता है। तीसरा जो मैंने आपको टाइप बताया था कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये फाइल सिस्टम भी क्रिएट करके देता है। तो इसी वाले ब्लॉक स्टोरेज सर्वर पे, इसी वाले ब्लॉक स्टोरेज सर्वर से आप दो तरीके की सर्विस निकाल सकते हो। एक आप निकाल सकते हो ब्लॉक, और दूसरा आप निकाल सकते हो वॉल्यूम फाइल सिस्टम। तो इस तरीके से आपका स्टोरेज जो है वो ओपन स्टैक के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। ऐसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो हाई लेवल पे मैं सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर लेवल पे अभी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया कि क्या कंपोनेंट है, क्या सर्विसेज है। मैं आपको सिर्फ केबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे एक केबल जो है वो आपके ओपन स्टैक के साथ कनेक्ट होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो लेट मी कम बैक टू द ओरिजिनल वन। अब देखो, यहाँ मैंने आपको बताया नोड्स के बारे में, ठीक है। ये ट्रिपल ओ देखो एक मेथड है ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने का, ठीक है। मैं अभी ओपन इसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ओपन स्टैक की जो सर्विसेज होती हैं, अब आप उनको समझो। ओपन स्टैक में जो सर्विसेज होती हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये जो है, ये देखो कम्युनिकेशन डायग्राम है कि ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ मैसेजिंग क्यू। अब मैसेजिंग क्यू क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करता है एक मीडिएटर की हेल्प से। तो ये जो मैसेजिंग क्यू है, इसका रोल क्या है? ये मैसेजिंग क्यू, देखो पहली बात तो ये
स्टेटलेस होता है। जो रैबिट एमक्यू है एक एग्जांपल है। रैबिट एमक्यू एक ओपन सोर्स मैसेजिंग क्यू है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजिंग क्यू आप यूज कर सकते हो, और ओपन स्टैक कम्युनिटी ने बाउंडेशन नहीं लगाई है कि अगर आप अपना खुद का ओपन स्टैक बनाते हो तो अगर आपकी चॉइस है कि आप रैबिट एमक्यू को यूज करना चाहते हो या आप इसकी जगह कोई दूसरी मैसेजिंग क्यू को यूज करना चाहते हो, लेकिन वो मैसेजिंग क्यू एडवांस होनी चाहिए। एडवांस का मतलब क्या होता है कि देखो, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सारे कंपोनेंट जो सर्विसेज हैं, अब देखो मैं सर्विसेज बोलूंगा, जस्ट लेट से कि आपने होराइजन की गुई को खोला, ठीक है। अब जब आपने होराइजन का यूआरएल अपने ब्राउजर में डाला, तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुल के आया, ठीक है। पेज क्या खुल के आया? ओपन स्टैक का यूजर नेम पासवर्ड। आपने उसमें जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड डाला, अब ये सर्विस सबसे पहली फ्रंट एंड है, ठीक है, यूजर के लिए। होराइजन की गुई जैसे ही आपने यूआरएल एंटर किया, यूआरएल खोला, आपके सामने एक यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन आया। आपने उसमें यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही डाला, उसी टाइम पे ही कोई बैकग्राउंड में उसे ऑथेंटिकेट करता है। अब वो कौन करता है? कीस्टोन। कीस्टोन का काम होता है ऑथराइज करना कि आप जो लॉगिन कर रहे हो वो आपका यूजर करेक्ट है या नहीं है, और यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। जब वो यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो वो क्या करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग आपको पेज खोलेगा और वहां पे आपको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि होराइजन ने किससे बात किया? कीस्टोन से। सिमिलरली जब आपने गुई खोल लिया, अब आपकी गुई खुल चुकी है, अब आपने जाके वहाँ पे नोवा पे जाके अपने कंप्यूट देखे कि कितने मेरे वीएम चल रहे हैं। तो आप उसमें गए इंस्टेंस पे, इंस्टेंस पे जाके आपने वहाँ पे क्लिक किया। तो जब आपने वहाँ पे वीएम्स देखी, तो वो आपको, आपने किससे बात किया? आपने नोवा से इंटरेक्ट किया है। तो उस केस में होराइजन जो है वो नोवा से बात कर रहा है। अब एक चीज याद रखना कि नोवा जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है। नोवा सर्विस जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिसमें से सबसे पहला होता है नोवा एपीआई, ठीक है। और सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका नोवा कंप्यूट। नोवा कंप्यूट वो सर्विस है जो कि हाइपरवाइजर से बात करता है, और नोवा एपीआई फ्रंट एंड कम्युनिकेटर है जो कि होराइजन को नोवा से बात कराता है। अगर मान लो होराइजन को नोवा से बात करना है, या होराइजन को कीस्टोन से बात करना है, होराइजन को न्यूट्रॉन से बात करना है, ग्लैंस से बात करना है, सिंडर से बात करना है, जिससे भी बात करना है, सब लोगों को एक प्रॉपर, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ओपन स्टैक में जो सर्विसेज होती हैं वो मोस्टली एक प्रिंसिपल फॉलो करती है, जो कि मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको सिर्फ एक एरो डायग्राम बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कंपोनेंट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, कम्युनिकेशन। होराइजन को कीस्टोन से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। वो कैसे जाएगा? वो वाया मैसेजिंग क्यू जाएगा। अब मैसेजिंग क्यू क्या होती है? एक तरीके से बस होती है। अब देखो, बस आपने देखा होगा कि जो बस या कैब होती है वो दिन भर चलती रहती है। जब वो बस स्टार्ट होती है उसमें लोग आते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते हैं, लेकिन बस चलती रहती है। फिर बस में कोई दूसरा चढ़ता है और फिर वो उतर जाता है। दैट मीन्स कि जो मैसेजिंग क्यू होता है, इसका भी कुछ ऐसा ही काम होता है। इसके पास रिक्वेस्ट आती है और वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करवाता है। तो लेट्स से कि होराइजन को नोवा से बात करनी है, तो मैसेजिंग क्यू क्या करेगा? एक साइड पे वो होराइजन से कम्युनिकेट करता है, दूसरे एंड पे वो नोवा एपीआई से कम्युनिकेट करता है, और इस तरीके से वो एक कम्युनिकेशन का फ्लो बनाता है। और ये एक स्टेटलेस सर्विस है। स्टेटलेस का मतलब ये है कि अगर होराइजन और नोवा एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन टूट गया, तो जो लास्ट जो भी कम्युनिकेशन हुआ था वो आपको रिट्राई करना पड़ेगा। आपने देखा है कि कभी, जैसे मान लो कि आपने लेट्स से कि आपने क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक करते करते आपका बीच में कनेक्शन टूट गया। तो जब आपका कनेक्शन टूटता है तो क्या होता है? आपको दोबारा से रिट्राई करना पड़ता है। मान लो आपने इंस्टेंस, आप देख रहे थे, आपने यूआरएल ओपन किया और आपने इंस्टेंस पे जाके अपना वीएम चेक कर रहे थे, अचानक आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ता है? आपको दोबारा से रिट्राई करना पड़ता है। और जब आप दोबारा रिट्राई करते हो तो वो आपको सेम इंस्टेंस पे नहीं ले जाता है, वो कहाँ लेके जाता है? फिर वापस आपको मेन पेज पे लाता है। हाँ, ऑथराइजेशन एक अलग चीज़ है कि वो दोबारा ऑथराइजेशन मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो कीस्टोन के ऊपर होता है कि वो दोबारा ऑथराइज करेगा नहीं करेगा। लेकिन जो पेज खुलेगा उस पेज में आप सेम पेज, सेम लिंक उस पे नहीं जाते हो जो आपने लास्ट टाइम ओपन किया था। क्यों? क्योंकि ये स्टेटलेस है, इसको नहीं पता कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था। आपको रिट्राई करना पड़ता है, मतलब यूजर को फिर से रिट्राई करना पड़ेगा वो रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ये अभी भी हाई लेवल पे ही है, अगेन मैं बोल रहा हूँ हाई लेवल पे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको लो लेवल समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको ब्लॉक डायग्राम समझा रहा हूँ ओपन स्टैक के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कौन सी सर्विस कैसे बात करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये देखो वीएम का नोवा का कॉल फ्लो है, जो कि दीपक ने मुझे बोला था कि कॉल फ्लो फिर से एक्सप्लेन करना। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ओपन स्टैक की जो सर्विस की जो डिज़ाइन होती है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, ये मैंडेटरी नहीं है
तो ऐसा नहीं है कि अगर नोवा और सिंडर बना हुआ है या नोवा और अगर न्यूट्रॉन बना हुआ है तो सारी सर्विसेज ही ऐसी बनती हैं, बट ये एक जनरल डिजाइन है। जनरल डिजाइन मतलब ऐसा किया जा सकता है, पर इट्स नॉट मैंडेटरी कि सब लोग ऐसा ही फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है कि देखो, जितनी भी सर्विसेज होती हैं क्रिटिकल सर्विसेज, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया आपका, नोवा हो गया, ग्लैंस हो गया, इन सब लोगों को ना कहीं डेटा स्टोर करना पड़ता है। मान लो नोवा को अगर नहीं पता है कि कितने वीएम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीएम को कैसे लॉन्च करेगा, या आप गुई में जाके कैसे वीएम को पावर ऑन पावर ऑफ करोगे जब तक कि नोवा को ये नहीं पता है कि कितनी एंट्रीज हैं। तो दैट मीन्स कि उसको एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है, नोवा को भी डेटाबेस चाहिए। अगर लेट से यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को भी डेटाबेस चाहिए, ठीक है। अब सबको डेटाबेस चाहिए, तो आप क्या सबके लिए अलग अलग डेटाबेस इंस्टॉल करोगे? आप ओपन स्टैक में मल्टीपल डेटाबेसेस इंस्टॉल नहीं करते हो, आप एक डेटाबेस इंस्टॉल करते हो और उसके इंस्टेंसेस बनाते हो। आप लोगों को पता है कि डेटाबेस में इंस्टेंस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक डेटाबेस को आप वर्चुअली मल्टीपल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हो। जब एक यूजर लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ अपना इंस्टेंस दिखेगा, उसको ये नहीं पता कि उसी सेम फिजिकल डेटाबेस के ऊपर कोई और भी इंस्टेंस चल रहा है जिसका अपना सेपरेट पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विस इंस्टेंस। अब ओपन स्टैक में जो डेटाबेस होता है, तो वो डेटाबेस होता है दो तरीके का, ठीक है, दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें सारी एंट्रीज फिक्स हैं, डेटाबेस की टेबल फिक्स है, आपने एक बार टेबल एंट्री बना दिया और उसके बाद आप सिर्फ उसमें डेटा फिल कर रहे हो। और जैसे ही आप कोई नया टाइप का डेटा डालना की कोशिश करोगे, लेट्स से कि एक्सेल है, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में आपने कॉलम्स बनाया, रोज बनाया, आपने वहां पे टेबल में एंट्री भरनी शुरू कर दी। आपको किसी ने एक एक्सेल शीट दिया जिसमें उसने डेटा भर के दिया हुआ था, उसने रोज एंड कॉलम सारे भरे हुए थे, उसने बोला एक काम करो, नई नई कॉलम फिक्स हैं, आप जस्ट रोज में एंट्री करते जाओ, नई नई एंट्री क्रिएट करते जाओ। तो आपने उसमें एंट्री की, लेकिन अचानक क्या हुआ कि किसी ने बोला कि एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है इसके अंदर, एट्रीब्यूट मतलब एक और कॉलम ऐड करो। अब क्योंकि वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें आप नया एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते हो रन टाइम पे, दैट मीन्स कि वो फेल होगा। अगर आप कोई नया टाइप का डेटा एंटर करना चाहोगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहोगे, तो वो फेल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो डेटाबेस है वो लर्निंग करेगा। लर्निंग मतलब ये कि आज आपने बोला कि मैंने एक टेबल बनाई जिसमें 4 कॉलम्स हैं, मैं अचानक रन टाइम पे 4 से 5 कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो डेटाबेस क्या करेगा, लर्न करेगा और वो पांचवे कॉलम को भी अलाउ करेगा। अगर आप उसमें एंट्री क्रिएट करोगे तो वो उसको फेल नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर डेटाबेस में अगर आप एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करोगे कि जिसमें ऑलरेडी टेबल डिफाइंड है, तो वहां पे वो एंट्री जो है वो फेल होती है। इसलिए जो एसक्यूएल एसक्यूएल देखो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो एसक्यूएल बेस्ड जो डेटाबेस होते हैं, उन डेटाबेसेस में आपके पास कोई स्कोप नहीं होता है कि आप रन टाइम पे कोई भी चेंजेस कर सको डेटाबेस की टेबल में। चेंजेस का मतलब मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा एंट्रीज, एट्रीब्यूट्स। लेकिन अगर आपका सेम स्ट्रक्चर है तो आप उसमें कितने भी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, 3 चीजें, और आप, मैं बोलता हूँ कि चलो 10 स्टूडेंट की एंट्री करो, 50 की करो, 100 की करो, 200 की करो, आप आराम से कर सकते हो। फिर मैंने अचानक एक एंट्री ऐसा किया जिसमें मैंने साथ में उसका एड्रेस भी डालने की कोशिश किया, बट बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है वो फेल हो जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में अगर आप जाओगे तो वो सपोर्ट करेगा। तो ओपन स्टैक दोनों सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी, ठीक है। और ओपन स्टैक जो है वो क्या कहते हैं, ओपन सोर्स डेटाबेस को सपोर्ट करता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट लेके चलते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको MariaDB मिलता है। कैसेंड्रा भी आप, आपकी चॉइस है। आप जब अपना ओपन स्टैक बिल्ड करते हो तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा डेटाबेस लेना चाहते हो। आप उसमें MariaDB देखो वो एक स्ट्रक्चर्ड है, पहले बता दूं, MariaDB स्ट्रक्चर है, कैसेंड्रा स्ट्रक्चर है। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस है वो उनका एग्जांपल मेरे पास, मतलब एग्जांपल है, बट कोई वर्किंग ओपन स्टैक मैंने ऐसा देखा नहीं है अभी जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज किया जा रहा हो। मोस्टली आपको सब जगह जितने भी डेटाबेसेस मिलेंगे वो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप एक डेटाबेस डिफाइन करते हो ओपन स्टैक के लिए, उसमें जितनी भी एंट्रीज आप क्रिएट करते हो वो ऑलरेडी एक टेबल फॉर्मेट को फॉलो करता है। मतलब ये कि आप रन टाइम पे कोई भी एक ऐसी एंट्री नहीं क्रिएट करने की कोशिश करोगे जिसमें कि आपका क्या कहते हैं कि नया टाइप का डेटा एट्रीब्यूट आए। वाई? बिकॉज ये एक लर्निंग का मॉडल नहीं है जिसमें कि आप कोई नई चीजें क्रिएट करो, एनालिटिक्स नहीं है।
या आप इसमें कोई एनालिटिक नहीं अप्लाई कर रहे हो, या एक डेटा लेक नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है और आपको नहीं पता कि पीछे से जो एंट्रीज आ रही है वो स्ट्रक्चर है या नहीं है। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटाबेस को यूज किया जाता है। पर जैसा मैंने बोला, ओपन स्टैक दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों मेथड को सपोर्ट करता है। अगर स्ट्रक्चर में आप बात करोगे तो दो एग्जांपल्स हैं, एक है कैसेंड्रा और एक है मारियाडीबी। तो आपको जनरली ये दो दो तरीके के डेटाबेसेस मिलते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। अगेन ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चॉइस होती है, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि दो सर्विसेज अगर आपस में बात करना चाहती है, मैंने आपको अभी जस्ट बोला, अगर दो सर्विसेज आपस में बात करना चाहती हैं तो उनका सबसे जो मेन होता है वो होता है मैसेजिंग क्यू। रैबिट एमक्यू एक ऐसा कॉमन प्रोटोकॉल है, एक ऐसा कॉमन मीडिएटर है जो कि चाहे कोई भी सर्विसेज होगी ओपन स्टैक की, वो आपस में एक दूसरे को बात कराता है। वाई? बिकॉज सब लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये एक क्यू है जिसमें रिक्वेस्ट आती है और उसके हिसाब से वो प्रोसेस होती है। ठीक है। अब लेट मी टॉक अबाउट कि ओपन स्टैक की सर्विसेज किस तरीके से डिजाइन की गई, स्पेशली नोवा। ठीक है, नोवा की बात करूंगा मैं। तो क्या होता है कि एक फ्रंट एंड एपीआई होता है। फ्रंट एंड एपीआई का काम क्या होता है? फ्रंट एंड एपीआई बेसिकली एक कम्युनिकेटर होता है। मान लो अगर किसी को भी बात करनी है, ठीक है, किसी को भी अगर कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले वो एपीआई सर्वर से बात करेगा। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि फ्रंट एंड एपीआई का काम जो होता है वो सिंपल ये होता है कि वो मेक श्योर करता है कि कोई भी बाहर से अगर बात कर रहा है तो वो फ्रंट एंड इसी से कम्युनिकेट करे। और ये एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, रेस्ट बेस्ड एपीआई सर्वर होता है। रेस्ट बेस्ड एपीआई सर्वर का फायदा क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अडॉप्ट करने में इजी पड़ता है। क्लाइंट को अपने एंड पे चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं ज्यादा, और ये एक ओपन सोर्स मेथड है। तो ये फ्रंट एंड क्या करता है कि आपको मान लो मुझे डेटाबेस से एंट्री चेक करनी है, जैसे आप गुई में गए और गुई में जाके आपने ये चेक किया, इंस्टेंस पे क्लिक किया, तो जब आप इंस्टेंस पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पे इंस्टेंस के नाम आ जाते हैं कि कौन सा इंस्टेंस है, आपने क्रिएट किया था, कब क्रिएट हुआ था, वो अप एंड रनिंग है या नहीं है, क्या फ्लेवर है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटाबेस से। तो ये जो मारिया डीबी आप देख रहे हो इसमें नोवा इंस्टेंस चल रहा है सर्विस का। तो अब आपने क्या किया कि एक सिंगल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस आपने क्रिएट किए, एक नोवा के लिए, एक सेंडर के लिए, एक ग्लैंस के लिए, ऐसे ही आपने बहुत सारे इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, डिपेंडिंग कि आपको कहाँ कहाँ एक्सेस करना है डेटाबेस को। ठीक है। अब क्या होगा कि फ्रंट एंड एपीआई जो है वो डेटाबेस से बात कर सकता है। ठीक है। फ्रंट एंड एपीआई के पास एक्सेस होता है कि डेटाबेस से बात कर सके, पर ये कैसे करेगा? अब ये डायग्राम देखोगे ना तो ये पूरा डायग्राम नहीं है, इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से कि ये जो डायग्राम आपने बनाया है ये तो बड़ा इमेच्योर है। यस इट इज, यू आर राइट कि एक इमेच्योर डायग्राम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रंट एंड एपीआई डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर सकता है। क्यों? कि इसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना डेटाबेस से बात करने के लिए। तो डेटाबेस से बात करने के लिए भी एक सर्विस होगी, वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको अभी नोवा नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद फिर मैं आपको नोवा बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहा है। तो ये बेसिकली एक जनरल प्रिंसिपल है सर्विस को डिफाइन करने का ओपन स्टैक में। एक एपीआई सर्वर होता है, फिर सर्विसेज होती हैं। अब सर्विसेज एक दो तीन चार जितनी भी आपने जिस टाइप के आप कंपोनेंट बना रहे हो उस तरीके से आप यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर सकते हो, और उनको आप डेटाबेस का एक्सेस देते हो, इंस्टेंस का। ठीक है। आपस में जब किसी को बात करना होता है तो वो हमेशा जो है वो मैसेजिंग क्यू को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट था, इस जनरलाइज कॉन्सेप्ट को अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं जनरलाइज कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। ये सबसे ऊपर आप देखोगे तो होराइजन डैशबोर्ड है। होराइजन डैशबोर्ड क्या करता है? आपको इंटरफेस देता है जहां से आप ओपन स्टैक को एक्सेस करते हो, ग्राफिकली आप वहां पे जाके देखते हो। तो जब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि होराइजन की जब यूआरएल खोलते हो तो यूजर नेम पासवर्ड आता है, यूजर नेम पासवर्ड आप फिल करते हो। दैट मीन्स कि होराइजन जो है वो कीस्टोन से बात कर रहा है, सबसे पहले कीस्टोन से बात करता है। कीस्टोन से बात करने के बाद क्या होता है? वो ऑथराइज होता है। जब वो ऑथराइज हो जाएगा तो उस यूजर के लिए जो टेनेंट क्रिएटेड है या जो प्रोजेक्ट है उसको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। प्लस उस प्रोजेक्ट में जितनी भी रिसोर्सेज उसको अलाउ की गई हैं वो सारे रिसोर्सेज को वो देख सकता है। अब आपको पता होगा कि एक एक कंपोनेंट होता है, जब आप वीएम क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं फ्लेवर। तो ओपन स्टैक में फ्लेवर एक ऐसी चीज होती है जो बाय डिफॉल्ट किसी को दिखाई नहीं देता है, नॉर्मल यूजर को, वो सिर्फ एडमिन को दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन है, वो भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि कुछ ऐसी चीजें जो आप नॉर्मल यूजर को नहीं दिखाना चाहते हो, या लेट से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और वो प्रोजेक्ट का एक्सेस आप दूसरे टीम को नहीं देना चाहते हो, तो इन दैट केस उस टीम के जो यूजर्स हैं उनको सिर्फ प्रोजेक्ट अपना दिखेगा, आपका प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैसेजिंग क्यू का काम क्या है? मैसेज को सेंड करना। नोवा होराइजन से रिक्वेस्ट आई, होराइजन से उसने देखा कि किसके पास जाना है, कीस्टोन के पास जाना है, वो कीस्टोन के पास ले गया। कीस्टोन से नेक्स्ट
लेट्स से कि आपने अब क्या किया, आपने एक वीएम डिप्लॉय करना है। अब आप एक वीएम लेट्स से कि अब आप एक वीएम क्रिएट करना चाहते हो, तो उसका कॉल फ्लो कैसे होगा? अब देखो वीएम का कॉल फ्लो कैसे होता है कि यहाँ पे मैं अभी कंप्यूटर और कंट्रोलर को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है? तो आप ये मत सोचना है कि नोवा कंप्यूट और नोवा शेड्यूलर ये सब एक जगह क्यों बना दिया है। नहीं, ये एक जगह नहीं बनाया मैंने। ये सिर्फ दिखाने के लिए सर्विसेज कम्युनिकेशन बताया मैंने, ठीक है? तो अब यहाँ क्या होता है कि आपको वीएम क्रिएट करनी है, तो आप गए सबसे पहले डैशबोर्ड की GUI में। डैशबोर्ड की GUI ये है। डैशबोर्ड की GUI में जब आप जाते हो, ऑथराइज हो जाता है, तो आप वहाँ पे जाते हो इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे जाके आप वहाँ क्या करते हो, कंप्यूट सिलेक्ट करते हो। कंप्यूट सिलेक्ट करके आप इंस्टेंस पे जाते हो। तो ये याद रखना कि जब आप कंप्यूट सिलेक्ट करते हो, तो आप नोवा एपीआई से बात कर रहे हो। मतलब आपका मतलब है कि आपका जो होराइजन डैशबोर्ड है वो नोवा एपीआई से बात कर रहा है, ठीक है? नोवा एपीआई आपका सबसे फ्रंट एंड कम्युनिकेटर होता है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ एंट्री होता है जब आपको ओपन स्टैक में कोई वीएम डिप्लॉय करनी होती है या आपको कोई वीएम का स्टेटस चेक करना होता है। तो अब क्या होगा कि जब आपने GUI में गए, वहां पे आपके पास एक पेज खुला जिसमें आपने सारी एंट्रीज फिल करी है, वीएम का नाम, इंस्टेंस का नाम क्या रखना है, फ्लेवर कौन सा सिलेक्ट करना है, नेटवर्क क्या लेना है, सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी, सब कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया। जब सब कुछ आप सिलेक्ट कर लेते हो, उस समय आप किससे बात कर रहे हो? नोवा एपीआई से। उसका मतलब है कि उस समय आप नोवा एपीआई से बात कर रहे हो। अब जब नोवा एपीआई में सब कुछ हो जाता है, लास्ट में आप सिलेक्ट क्या करते हो? लॉन्च। जब आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो, तो वो फिर वो घूमना शुरू होता है, राइट? इसका मतलब है कि अब उसने काम करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगा? अब देखो सबसे पहले, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, देखो याद करो, मैंने आपको बोला नोवा डीबी। मैंने बोला कि डेटाबेस को डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो नोवा का एक सर्विस, नोवा में एक और सर्विस होती है जिसे हम बोलते हैं नोवा डीबी। नोवा डीबी वो सर्विस होती है जो एक्चुअली डेटाबेस के साथ बात करता है। तो नोवा एपीआई को जब डीबी से बात करना होगा, मतलब मान लो डेटाबेस में एंट्री चेक करनी होगी, तो वो डायरेक्टली एसक्यूएल नहीं चला सकता। वो मारिया डीबी पे जाके क्वेरी नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि नोवा एपीआई एक अलग फॉर्मेट में काम करता है। वो नोवा डीबी को रिक्वेस्ट देता है। नोवा डीबी क्या करता है? तो अगर आप यहाँ डायग्राम देखोगे, तो यहाँ समवेयर बीच में एक डेटाबेस है, मारिया डीबी। या मान लो मारिया डीबी नहीं है तो कैसेंड्रा हो गया। तो वो क्या करेगा? वो उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा उसकी लैंग्वेज में, और फिर ये नोवा डीबी जो है वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। नोवा डीबी से सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि जिस इंस्टेंस को आप लॉन्च करने जा रहे हो, क्या वो इंस्टेंस पहले से क्रिएटेड तो नहीं है? लेट्स से कि मेरे पास ऑलरेडी वो इंस्टेंस बना हुआ है और मैं सेम इंस्टेंस दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, तो आइडियली वो फेल होगा। तो यहाँ से आपको नोवा एपीआई से पता लग गया कि ये वाला जो है ये फेल हो जाएगा। भाई बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो मान ले एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर वो क्या करेगा? नोवा डीबी जो है वो फिर उसके बाद वो नोवा स्केड्यूलर से बात करेगा। नोवा स्केड्यूलर से बात करके क्या बोलेगा कि मुझे एक वीएम क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं किस टारगेट पे जाऊं, किस होस्ट पे जाऊं, कहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन मिलेगा। तो नोवा स्केड्यूलर का काम क्या होता है? वो चेक करता है कि पूरे कंप्यूट के स्ट्रक्चर में, ओपन स्टैक में सारे कंप्यूट्स को चेक करेगा, और वहां से फिर वो आपको एक एंट्री लेकर आएगा, बोलेगा कि आप इस वीएम को इस पर्टिकुलर होस्ट पे डिप्लॉय कर सकते हो। अब देखो इस केस में नोवा डेटाबेस में एक एंट्री क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? तो अगर आप डेटाबेस में जाते हो, तो वहां पे आपको एक एंट्री क्रिएटेड मिलेगी। उसमें क्या होगा? इंस्टेंस का नाम होगा। इंस्टेंस के आगे बाकी के सारे पैरामीटर जो है वो फिल करने होंगे कि उसका स्टेट क्या है। स्टेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा होस्ट कौन सा होगा। तो ये शेड्यूलर जो है वो होस्ट पिक करके लाता है। अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नोवा कंडक्टर। नोवा कंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। नोवा कंडक्टर का जो काम होता है ना, वो जो आपके इमेज को, आपके वीएम को क्रिएट करने के लिए बाहर से रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि ग्लैंस से इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन से नेटवर्क लेना पड़ेगा, और सेंडर से स्टोरेज लेना पड़ेगा। तो इन सब लोगों से इसको रिसोर्स को लेकर आना है, और उसके बाद फाइनली इसको वीएम को लॉन्च कराना है। लेकिन ये सब चीजें, अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो ऑथराइजेशन है, अगर आप ध्यान से सोचो कि एक बार आपने ओपन स्टैक पे लॉगिन कर लिया और आपने वीएम लॉन्च शुरू कर दिया, इरेस्पेक्टिव कि आपको कितना सीपीयू एलोकेटेड है, कितना रैम एलोकेटेड है, कौन सा नेटवर्क आपके लिए अलाउड है, नेटवर्क कौन सा सबनेट आपको दिया गया है, अगर लेट से कि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो इट मीन्स कि आप कोई भी आप अपनी वीएम कहीं भी लॉन्च कर सकते हो, आप कोई भी नेटवर्क को यूज कर सकते हो। तो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि इंटरनली जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली चीजों को एक्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कीस्टोन का एक रोल होता है कि वो ऑथराइज करता है रिसोर्सेज को। तो जब आप यहाँ पे आते हो, तो कीस्टोन सबसे पहले पता है क्या करता है? जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया ना होराइजन के थ्रू, कीस्टोन क्या करता है? पहली बार आपने पासवर्ड दे दिया, अब आप बार बार, लेट्स से कि अगर मुझे नोवा कंडक्टर है, नोवा कंडक्टर को ग्लैंस से बात करनी है ये चेक करने के लिए कि इमेज अवेलेबल है या नहीं है, या इमेज डाउनलोड करनी है,
तो ये कैसे पता चलेगा कि आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हो उसका एक्सेस आपको है या नहीं है? अगर आपने इमेज को प्राइवेट किया हुआ है, और प्राइवेट का मतलब वो सिर्फ प्रोजेक्ट को दिखेगा, तो दैट मीन्स कि कोई दूसरे प्रोजेक्ट का बंदा अगर ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो इमेज को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ऑथराइजेशन होता है। वो ऑथराइजेशन कैसे होता है? अब उसका तरीका क्या है कि आप यूजर नेम पासवर्ड डालो। यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो किसके पास जाएगा? ग्लैंस के पास। ग्लैंस क्या करेगा? अब ग्लैंस के पास डेटाबेस ऑथराइजेशन नहीं है, ग्लैंस को नहीं पता कि आप जो यूजर नेम पासवर्ड लेके आ रहे हो वो सही है या गलत है। वो किसके पास जाएगा? कीस्टोन के पास जाएगा। ग्लैंस कीस्टोन से पहले चेक करेगा कि क्या जो ये रिसोर्स मांग रहा है मुझसे, क्या ये रिसोर्सेज मैं इसको दूं या ना दूं। अब क्योंकि इस तरीके से सब लोग ऑथराइज करेंगे, ग्लैंस भी करेगा, न्यूट्रॉन भी करेगा, सिंडर भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। जब आपके प्रोजेक्ट को उसका एक्सेस होगा तभी आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लेट्स से कि आपने एक इमेज क्रिएट किया और आपने उसको प्राइवेट बनाया है, और आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट से लॉगिन करो और आपने अगर उस इमेज का नाम दे दिया, तो जब वो ग्लैंस पे जाएगा तो वो ऑथराइजेशन चेक करेगा कीस्टोन से कि क्या मैं इसको ये रिसोर्सेज दूं या ना दूं। तो वो बताएगा कि हाँ आप इसको रिसोर्स दे सकते हो। अगर वो बोलेगा नहीं, तो आपको एक एरर आ जाएगी कि ये इमेज डाउनलोड नहीं हो सकती है, ये इमेज प्राइवेट है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो ऑथराइजेशन है, क्या बार बार मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा? अगर मैं बार बार यूजर नेम पासवर्ड एक्सचेंज करता हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं अपने सिस्टम को वल्नरेबल बना रहा हूँ। मतलब कि कोई भी इसको जो है आसानी से हैक कर सकता है, क्योंकि बार बार आप यूजर नेम पासवर्ड एक्सचेंज कर रहे हो। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो होराइजन की GUI में, तो जब ये फर्स्ट टाइम कीस्टोन ऑथराइजेशन करता है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन में ये एक टोकन पास करता है, एक टोकन देता है। उस टोकन की कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ घंटे की या कुछ मिनट्स की, जो कि कॉन्फ़िगरेबल होती है, जो आप कॉन्फ़िगर करते हो अपने एनवायरनमेंट में। उसके बेसिस पर आप जो है ये सारे ऑपरेशंस करते हो। तो जब आप यहाँ से अपना सिलेक्ट करते हो और जब ये वापस जाके यहाँ पे ऑथराइजेशन करता है, तो इस टोकन को, जो टोकन इसके पास ऑलरेडी है नोवा कंडक्टर के पास, ठीक है, अब ये टोकन शेयर होता है। ठीक है। ये टोकन जब नोवा कंडक्टर लेकर जाएगा तो अब ये सीधा यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा, ये अपनी रिक्वेस्ट में टोकन आईडी डालेगा। इस टोकन आईडी को ग्लैंस जो है वो वैलिडेट करवाएगा कीस्टोन से जाके। क्यों? क्योंकि ग्लैंस को नहीं पता कि जो टोकन आप लेके आ रहे हो, या न्यूट्रॉन को नहीं पता कि जो टोकन आप लेके आ रहे हो वो सही है या गलत है। वो सिर्फ कीस्टोन बता सकता है। तो ये ग्लैंस, न्यूट्रॉन, सेंडर वापस कीस्टोन से बात करते हैं, और वहां से वो ऑथराइज होने के बाद ही उस रिसोर्स का एक्सेस आपको मिलता है। देन फाइनली आपको इमेज डाउनलोड होगी, आपका नेटवर्क कनेक्ट होगा और आपको स्टोरेज मिलेगा। देन जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो नोवा कंडक्टर क्या